अच्छा जी, पॉइंट ऑफ सेल पे हम डिस्कशन कर रहे थे। एक चेंज की ऊपर मेन्यू जो है वो मैंने कहा था शुएब से लगा दें। मेन्यू के लिए आप जो है वो बूटस्ट्रैप का ही जो नैब बार है यहाँ पे अगर आप आ जाएं तो नैब बार यही उन्होंने सिंपली यहाँ से कॉपी किया है, ये नैब बार लगा दें। ठीक है जी। तो नैब बार में हम ऑप्शंस कुछ जो है वो इसमें जो ऐड की हैं, प्रोडक्ट जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो नीचे टेबल में देख सकता है कि उसके स्टॉक में इन्वेंट्री में कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं। सेल्स जितनी भी यहाँ पे हो रही है वो सेल्स की इन्फो आती जाएगी, कस्टमर्स जो रजिस्टर्ड हैं वो आते जाएंगे। और होल्ड का मैंने डिस्कस किया था कि अगर वो क्यू में है, कहीं होल्ड के बटन पे क्लिक करता है अगर वो, तो वो इस होल्ड में चला जाएगा। तो दोबारा होल्ड को सिलेक्ट करके तो ये प्री पॉपुलेट हो जाएगा और फिर वो सेल जब होगी, सेव या सेव एंड प्रिंट करेंगे तो होल्ड से निकल जाएगा। ठीक है जी। तो यू कैन पुट एनी इनवॉइस ऑन होल्ड फॉर टाइम बीइंग, ताकि बाद में जो है वो इस तरह से हो जाए। बाकी और भी अगर आपके जहन में कोई आए ऑप्शंस तो आप बहरहाल उसको भी ट्राई कर सकते हैं। सर्च का भी जो है वो प्रोडक्ट कोई अगर बार कोड नहीं रीड हो रहा हो, मैनुअल बास का नहीं चल रहा होता, तो यहाँ पे लिख के वो सर्च कर सके बाय नेम या इस तरह से। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि इसमें मज़ीद ऐड ऑन की हैं, ख़ास तौर पर नैब बार के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इसकी फंक्शनैलिटी पे आप आज बात करते हैं कि हम इसकी वन बाई वन इनपुट वगैरह जो है, कुछ चीज़ें अभी इम्प्रूव होने वाली हैं। शेप्स अब ये देख लें, ये ज़रा एक ही लाइन में आ जाए ये सारे, और थोड़ा सा इस पर भी वही बूटस्ट्रैप की क्लास लगा दें थोड़ा बहुत इसको डिज़ाइन को साथ साथ जो है ना कोई कलर शलर कर लें। और ये इसलिए हेडिंग शायद दे सकते हैं, कस्टमर इन्फो, सेल्स इन्फो, प्रोडक्ट डिटेल, कुछ अगर अगर आप समझें ज़रा मुनासिब वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है। सो मैं फंक्शनैलिटी पे ज़रा फोकस रख लेता हूँ, बाकी जो है वो हर बंदा अपने लिहाज से यहाँ पे आप जो जिस ब्रांड के लिए बना रहे होंगे, जिस शॉप के जिस कस्टमर के लिए उसका नाम लिखा जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं जी। मैक्सिमम लोग जो कम से कम रेगुलर हैं वो तो आ गए हैं, कुछ जो है वो साइलेंट ऑब्जर्वर ही हैं ज़्यादातर, तो मेरा ख्याल वीडियो वगैरह से ही देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। और यहाँ पे पहले इसका स्ट्रक्चर क्या है, बट इस कंपोनेंट्स में इसमें कोई ख़ास कॉम्प्लेक्सिटी या नेस्टिंग नहीं है, सीधे सीधे से कंपोनेंट है ये। यहाँ से अगर आप ऐप पे चलें, अगर इसको देखें तो इसमें जो है ये जो लेक्चर था लास्ट वाला, ये हमने अच्छा ये हमने स्टेट में इनपुट लेना देखा था। ओके, कंपोनेंट में सीधे सीधे ही है मेरा ख्याल शेफ साहब, इसमें कंपोनेंट की कोई इतनी कॉम्प्लेक्सिटी तो नहीं है। सीधे सीधे ये 5 कंपोनेंट है, लीनियर फॉर्म में ही है कि आपके पास ये ऊपर आ गया नैब बार का कंपोनेंट, ये जो नैब बार है, फिर कस्टमर इन्फो में ये कस्टमर का कार्ड आ रहा है, और इसी तरह सेल्स इनपुट लेनी है जो उसमें ये आ रहा है, और फिर जो टेबल शो करना है सेल्स का वो आ रहा है यहाँ पे, और लास्ट पे ये जो जब बिल प्रिंट करना है दैट टाइम जो ऑप्शंस हैं वो सारी यहाँ पे शो हो रही। ठीक है ना। तो कंपोनेंट के लिहाज अस्सलाम से, वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कंपोनेंट्स के लिहाज से सर तो मैंने जी जी। सर मैंने पिछले वीक की भी जो क्लासेस है वो मैंने शुएब से बात। ये हमारे पास आ गया जी कंपोनेंट तो सीधे सीधे। अब यहाँ पे आते हैं, कस्टमर की इनपुट है, सेल्स की इनपुट है। अब इसकी स्ट्रेटजी क्या हो, फिलहाल इसमें इस दफ़ा ना कुछ भी कोड नहीं लिखा हमने ऑलरेडी। इस वक्त ये जो प्रोजेक्ट है ना इसमें कोई कोड नहीं लिखा हुआ, सिर्फ डिज़ाइन ये बना हुआ। आप किसी भी कंपोनेंट में आ जाएं, ये आप देख लें, इसमें भी कोई ख़ास स्टेट नहीं है, ये देख लेते हैं। नैब बार में आ जाए, सिर्फ ये यूआई ही यहाँ पे हार्ड कोडेड बनाई गई है। और सर जी बेटा। सर आप ये लाइव कोड करके आप बताएंगे, आपने कहा था कि मैं इसको यूआई को बिल्कुल लाइव कोड करके बताऊंगा। यूआई को ही बेटा करने लगा हूँ, ये तो सीधे सीधे यहाँ से कॉपी पेस्ट उन्होंने किया है। ये तो असल अच्छा। में तो ये है कि स्टेट प्रॉप्स क्या है सारा लाइव, ये तो जस्ट कॉपी पेस्ट यहाँ से कोड है ना। आगे लाइव को इसमें हाँ कोई हाँ। फंक्शनैलिटी नहीं, कोई बटन नहीं चल रहा, कोई इनपुट नहीं है, कोई इसमें किसी भी जगह कोई इवेंट नहीं है, कोई स्टेट नहीं है, तो तो कोई सर डिलीट नहीं है। ये अभी तो हम सर करने हम लगे हैं सारा लाइव।
ये सारा हम करने सर लगे। आपने ये कोड बनाया है तो ये आप हमारे साथ शेयर करेंगे, मतलब हम लोग सबने बनाया जी तो जी जी, डिफरेंट टाइप बिल्कुल का बिल्कुल बनाया तो। बिल्कुल, आप लोगों के डेफिनेटली शेयर भी होगा, और इसमें से भी कुछ पूछना हो तो बिल्कुल डिस्कस कर सकते हैं आप। ठीक है जी। अच्छा जी, इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ कि अभी इसमें यही चीज़ ना बहुत टाइम ले जाती है, HTML CSS के ही कॉपी पेस्ट करते तो वो टाइम ज़रा सेव हो जाता है, तो उस लिहाज से। तो आपके पास आ गया जी, कस्टमर इन्फो में आ जाए, देखें कुछ भी यहाँ पे जो है वो एज इट इज़ जस्ट ये डिव है, सिलेक्ट का टैग है एंड सो ऑन, तो वो भी साथ साथ मैं डिस्कस भी कर देता हूँ UI के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 1 by 1 चलते हैं। लेट्स सी के पहले हम, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है आपके पास, ये वाला कंपोनेंट है जिसमें सेल्स इनपुट करनी है आपने। कस्टमर आमतौर पर रजिस्टर्ड नहीं होते, जो ग्रोसरी स्टोर वगैरह, उसको कहते हैं वॉक इन कस्टमर। कोई ख़ास बंदा है जिसके साथ इसका खाता चलता है, उधार चलता है, तो वो बना दिया कि अच्छा ये क्रेडिट पे ले रहा है, तो उसका नाम भी नोट कर लिया कौन सा है। लेकिन 90% प्लस कस्टमर जो है वो वॉक इन कस्टमर होते हैं, तो उसमें फिर डिफ़ॉल्ट नेम ही रख देंगे वॉक इन, कि जस्ट चेंज करना है तो करें। ठीक है जी। तो मेनली ये है कि यहाँ पे आप जो प्रोडक्ट आ रही है वो बारकोड स्कैनर से रीड हो या स्कैन हो, और वो इस टेबल में रन टाइम पे ऐड होती जाए। तो सबसे पहले जो प्रोडक्ट आपने लिखनी हो पहले स्टॉक में एग्जिस्ट करती हो, पहले जो प्रोडक्ट लिखनी हो स्टॉक में एग्जिस्ट करती हो, अगर वो एग्जिस्ट करती है तो यहाँ ड्रॉप डाउन में आ जाएगी, या मैं जो एक थोड़ी सी चेंज की है, मेन्यू पे भी लगा दिया कि यहाँ पे नहीं तो सर्च कर लें उसको, सर्च टेबल पे हो। सो पहले इस ड्रॉप डाउन को देखते हैं कि इसको पॉपुलेट करना है विद ऑल द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स जो एग्जिस्ट करती। तो ये जो कंपोनेंट है ये कौन सा है, यहाँ से अगर आप आए तो ये बेसिकली यहाँ पे सिलेक्ट कंपोनेंट है फॉर्म्स के अंदर। बूटस्ट्रैप में अगर आप देखें फॉर्म्स में, सो फॉर्म्स की कैटेगरी में सिलेक्ट, ये जो सिलेक्ट है ये इसमें यू गिव ऑप्शंस, जिसको आप सिलेक्ट करते हैं तो इसका जो डिज़ाइन एस्पेक्ट है वो बड़ा सीधा साधा सा है। HTML का वही सिलेक्ट टैग है जिसमें ऑप्शंस आप देते हैं। ठीक है जी। तो ये तो वैसे भी आप देखें HTML में जो सिलेक्ट का टैग है उसका ऑप्शन और वैल्यू, ये W3 स्कूल्स में भी देखें तो ये सिंपल सिलेक्ट का HTML का ही है। आप इसको ट्राई योरसेल्फ करके, तो ड्रॉप डाउन में आ गया, इसने ज़रा थोड़ा सा मार्जिन पैडिंग सेट करके थोड़ा सा इसको बेहतर किया। तो उसके लिए क्लासेस जो है उसने फॉर्म सिलेक्ट की क्लास मेनली लगानी, एक ही क्लास है, क्लास ने फॉर्म सिलेक्ट। सो ये जो ऑप्शंस हैं पहले सिलेक्ट टैग पे काम कर लेते हैं। ऑप्शंस कितनी आएंगी ये आप हार्ड कोडेड करने की बजाय आप जितनी प्रोडक्ट्स आपकी डेटाबेस में है सारी ले आए या कुछ ले आए यहाँ पर। ठीक है जी। इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करेंगे कि यूज़र टाइप भी कर सके, सिलेक्ट भी कर सके, जो थोड़ा सा रियलिस्टिक बनाते हैं फॉर द टाइम बीइंग। पहले सर, इसको एक और जी बेटे, जी जी एक और बात पूछनी है। मैं ऐसी नेट पे सर्च कर रही थी तो जी। मैंने देखा कि मतलब एक एकेडमी जो है डेटा स्ट्रक्चर भी पढ़ाती है, तो क्या रियल वर्ल्ड एप्स में क्या डेटा स्ट्रक्चर बेटा भी डेटा चलता है? स्ट्रक्चर्स का तो कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, यही है ना जो हम लिस्ट पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ऑब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, यही डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम अच्छा, मैनेज कर रहे हैं। सही। इसमें जो हमने पढ़ा था स्टैक का, क्यू का, वो यही लिस्ट जो है, यही अरे जो है वो मल्टीपर्पज है जो काम कर रही है। अच्छा जी। तो लेकिन अगर जहाँ पे जरूरत पड़ेगी जिस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर की वो हम डिस्कस कर लेंगे। थोड़ा सा प्रोजेक्ट ड्रिवन चलते हैं ना, कि अगर कोई ऐसी चीज़ आती है सामने जो नहीं हमने डिस्कस की जावास्क्रिप्ट में या उसमें, तो वो हम डिस्कस कर लेंगे, उसको भी पढ़ा दें। अच्छा जी, ड्रॉप डाउन पे आ जाओ। सबसे पहले किस कंपोनेंट पे आए जी, यहाँ से एक कंपोनेंट को मैं लेता हूँ पहले, सेल्स इनपुट वाले को। सेल्स इनपुट वाला जो कंपोनेंट है ये, अब इसकी प्रॉप्स को जो है ना वो आप छोड़ देंगे कि प्रॉप्स क्या हैं, किस तरह से हैं। अभी हम इस पे फोकस करते हैं सेल्स इनपुट पे। सेल्स इनपुट की जो UI है इसमें ये हार्ड कोडेड आपको अगर ये इनपुट्स देनी है तो यहाँ पे क्या कह रहा है जी, आप ऑप्शन के अंदर बताएं यहाँ पे टैग में, ऑप्शंस में। ठीक है जी।
और यहाँ पे सेलेक्ट आईडी ये एक सिंपल अरे रख ली गई है फॉर दी सिंप्लिसिटी, और बूटस्ट्रैप का वही फॉर्म सेलेक्ट कंपोनेंट लिया गया रो कॉलम में, ऑप्शन सेलेक्ट। अब यहाँ से देखें जितने भी ये आईडीज हैं इनको मैप कर दिया गया, हर आईडी के अगेंस्ट एक ऑप्शन का टैग बन गया। ठीक है जी, ये भी शुएब साहब इसको इस तरह लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक ही सिर्फ ये है, तो इसको सीधा सीधा ऑप्शन में इतनी ये पैरेंथेसिस वगैरह मैं नहीं लगा रहा, मैं इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो आपके पास ये आ गया जी, यहाँ से मैप सिलेक्टेड आईडी में से डी ले रहे हैं जो भी ऑप्शन है, और ये आगे। सो हम इसको हार्ड कोडेड करने के बजाय हम चाहते हैं जो हमारे डाटा में प्रोडक्ट्स में ये जितनी प्रोडक्ट्स हैं वो उनके तमाम आईडीज, अगर किसी का आईडी 300 है ये लिस्ट में हो, जो भी यहाँ पे जितनी प्रोडक्ट्स हैं उनके आईडीज ले लूँ और वो मैं लिस्ट में शो करूँ। तो उसके लिए आपको अब कहीं जावास्क्रिप्ट भी लिखनी है जो इस अरे में से सिर्फ आईडीज आपको रिटर्न कर दें। तो ये जो आपने लॉजिक लिखनी है ना, उसके लिए हम जिस तरह डाटा के अंदर डाटा पड़ा है जेसन फॉर्म में, कंपोनेंट्स में कंपोनेंट्स पड़े हैं, पेज बाहरी हमने रखा हुआ है, हम यहाँ पे कुछ फोल्डर बना लेते हैं जिसमें लॉजिक लिखेंगे। उस फोल्डर का नाम यूटिल्स रख सकते हैं, यूटिलिटी फंक्शन, या लाइब्रेरी रख लें कि मेरे लाइब्रेरी फंक्शन है ये। ठीक है जी, जो भी अप्रोप्रिएट नाम आप रखें। मैं यहाँ पे लिब रख लेता हूँ, लिब का मतलब माई लाइब्रेरी फंक्शन। अब लाइब्रेरी में सबसे पहले क्या करना है हमने, सबसे पहले मैं यहाँ पे जो है वो सेल्स के लिहाज से लाइब्रेरी में भी कैटेगराइज कर लेते हैं। सेल्स के लिहाज से जो है वो फंक्शंस मैंने लिख दिए, या प्रोडक्ट्स के लिहाज से लिख दिए products.js। ठीक है जी। सो मैं यहाँ पे इस प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट कर लें, इंपोर्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम, इसको कह दें जी आपके पास बैक जाए यहाँ से लिब फोल्डर से डाटा के फोल्डर में आ जाएं, और डेटा के अंदर आप प्रोडक्ट्स को ले लें। ठीक है जी। सो मैंने करना क्या चाहते हैं हम, यहाँ पे ये हार्ड कोडेड अरे नहीं, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि कितनी ऑप्शन के टैग्स शो हों जितने मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं। तो पहले मैं वो आईडीज की अरे जो है ले लेता हूँ। ठीक है जी, आई वांट टू है, तो मैं ये जो products.json है इसको इंपोर्ट करता हूँ। यहाँ से देखिए प्रोडक्ट्स को मैंने इंपोर्ट कर लिया और एक फंक्शन बना लेता हूँ। अंदर नहीं आपने लॉजिक लिखनी कि इसी के अंदर ही आप इंपोर्ट कर रहे हो, लॉजिक लिख रहे हो। कुछ कई चीज़ों को बेहतर ऑर्गेनाइज करें। मैंने यहाँ पे कॉस्ट फंक्शन एक वेरिएबल लिया गेट प्रोडक्ट, यानी कह लें इसको गेट ऑल प्रोडक्ट आईडीज, यही चाह रहे हैं ना हम, तमाम प्रोडक्ट से आईडी। तो इसको इनपुट क्या देनी है, ऑब्वियसली प्रोडक्ट्स जो आपने उस ऊपर से ये इंपोर्ट की हैं जेसन से, ये products.json से ये सारी प्रोडक्ट्स दे दें। इसका नाम भी हर चीज़ का इस तरह रखने के बजाय लिब में है हम, तो प्रोडक्ट्स लिब रख लेते हैं, लाइब्रेरी प्रोडक्ट्स लिब। तो हमें ज़रा यहाँ से भी सामने क्लियर हो, तो फाइल ओपन है, ये ऊपर टाइटल से भी अच्छा ये लाइब्रेरी में। सो व्हाट यू आर सपोज टू डू, you are supposed to return functions, okay? So products, so you will take const IDs की एक array ले लें, ये आपने रिटर्न करनी है। ओके, किस तरह लिखेंगे जी, प्रोडक्ट्स डॉट क्या करेंगे जी, इसमें से सिर्फ मैंने आईडीज पर कंसिस्ट करती हुई एक अरे बनानी। फिलहाल अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, सिंपल अरे ऑफ स्ट्रिंग्स मुझे चाहिए जो, या नंबर्स चाहिए जो सिर्फ आईडीज पर कंसिस्ट करती हो। तो इसके लिए मैप यूज कर सकते हैं कि हर एक प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट लें और उसमें से सिर्फ आईडी ले लें, एक न्यू जो है इसको ऑब्जेक्ट को मैप कर दें आईडी पे, सिर्फ आईडीज निकाल लें। तो सिंपली प्रोडक्ट्स डॉट मैप टेक ईच पी और रिटर्न क्या कर दें, पी डॉट आईडी। इसमें से आप देख लें कौन सी फील्ड है, सिर्फ ये एक फील्ड है और ये आपके पास डायरेक्ट आईडीज की अरे ही आ जाएगी। और इसको फिर आप
रिटर्न कर दें आईडीज। ठीक है जी। वैसे तो एक लाइन की कोड है, अगर सिंगल लाइनर है तो बस यही लिख दें तो रिटर्न हो गया, एक लाइन का ही है ना। ठीक है, टेक प्रोडक्ट्स एंड गेट ऑल प्रोडक्ट आईडीज, गेट ऑल प्रोडक्ट आईडीज। अब ये आईडीज जो है यहाँ पे आ जाए सेल्स इनपुट में। अब आप इसकी बजाय डाटा इंपोर्ट करें। डाटा इंपोर्ट करने से आपने ग्रेस करना है, डाटा नहीं इंपोर्ट करें। इंपोर्ट द फंक्शन, जो डाटे में से वो चीज आपको डायरेक्ट दे जो आपको चाहिए। ठीक है ना। तो मैंने यहां पे गेट ऑल प्रोडक्ट आईडीज। अच्छा, यहां पे आएगा इशू आपको कि बार बार जो रेंडर होना है, ये फंक्शन बार बार आईडीज ना कर रहा हो, एक ही दफा करे, वंस ओनली। अभी मैं इसको पहले हम लिख रहे हैं, फिर थोड़ा सा हम देखेंगे एफिशिएंसी पॉइंट ऑफ व्यू से भी किस तरह इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करें। सो यहाँ पे आ जाए। सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग दिस, इसको मैंने इंपोर्ट किया इस फंक्शन को। इंपोर्ट, क्या फंक्शन का नाम है जी, यहाँ पे इसको पहले क्या कर लें, एक्सपोर्ट कर लें। इंपोर्ट गेट ऑल प्रोडक्ट आईडीज। ठीक है जी, डबल क्लिक करके कॉपी कर लें टू मेक श्योर कि स्पेलिंग वगैरह गलत ना हो। फ्रॉम, अब आपको पता है कि लाइब्रेरी से मुझे लिब से मिल जाएगा जो फंक्शन चाहिए, स्लैश प्रोडक्ट्स की लिब में से। अब यहाँ पे मैंने इसको ख़त्म किया सिलेक्टेड आईडीज को, और मैं यहाँ पे आ गया। यहाँ पे मैंने लिखा गेट ऑल प्रोडक्ट आईडीज, ये फंक्शन कॉल किया, इसने ऑल आईडीज रिटर्न किए। मैंने मैप किया आईडी पे, और थोड़ा सा नेमिंग कन्वेंशन भी सही कर लेते, और इसको मैंने शो कर दिया। अब यहाँ पे जितने आईडीज मुझे यहाँ से आएंगे उतने ही ऑप्शन के एलिमेंट बनेंगे। यानी ये जो मेरे पास HTML है, ये ऑप्शन के टैग अंदर कितने आएंगे, जितने आईडीज रिटर्न होंगे। तो अब इसको देख लेते हैं जी क्या इसमें इशू आता है। अच्छा, जब भी आप लाइब्रेरी फंक्शन लिखें, आपको पता ही प्रोग्रामिंग जो है उसमें व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू टेस्ट ऑल द टाइम्स लॉजिक। यहाँ पे ये जो आईडीज आ रहे हैं, जहाँ भी आपको इशू आए, सबसे पहले ये इंपोर्ट करके देख लें कि ये फंक्शन सही है, ताकि आप देखें फोकस सही जगह पे कर रहे हो कि मैंने मैप गलत लगाया है कि ऑप्शन गलत लिखा है। अगर आईडीज ही यहाँ से रिटर्न नहीं हो रहा है तो व्हाट यू आर डूइंग इज नॉट अ रिकमेंडेड वे। ठीक है जी। सो आप यहाँ पे console.log में गेट ऑल प्रोडक्ट आईडीज को कॉल करें, और मेक श्योर करें कि पहले देखें कि मुझे यहाँ से आ क्या रहा है। क्या वो यहाँ पे अगर मैं जो है वो 7 प्रोडक्ट्स हैं, 7 आ रहे हैं, इसको चेंज करके देखें। अच्छा, जो आईडी यहाँ पे वही आ रहे हैं, उतने ही आ रहे हैं। बाकी तो काम बात की बात है। तो पहले जो है वो यहाँ पे मेरे पास आईडीज आने चाहिए जो जितने भी मेरे प्रोडक्ट्स में हैं। सो console.log में लिख रहे हैं ताकि बाद में हम डिबगिंग करके इसको रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे इसको मैं रीलोड करता हूँ। अच्छा, काफ़ी और भी इश्यूज आए हुए हैं। कैन नॉट रीड प्रॉपर्ली अंडर रीडिंग मैप। अब यहाँ पे क्या आ रहा है जी, ID1। अच्छा, कौन से हैं आईडीज? कुछ हमने ना प्रॉप्स में उसके चेंज किए हैं, शायद वो इसी पे उन्होंने लिखी हुई थी सारी। ये मैं सारे इवेंट हैंडलर वगैरह ख़त्म कर देता हूँ जो है ना। और आई वो जस्ट वांट टू मेक श्योर कि इवेंट पे क्लिक करने से, अच्छा उसने कुछ लॉजिक भी लिखी हुई है सेट गेट की। आई वाज जस्ट एक्सपेक्टिंग कि सिर्फ डिज़ाइन लिखा हो। वो हमने डिलीट किया ना सिलेक्टेड आईडी। ठहरें जी, यहाँ पे एक फॉर द टाइम बीइंग हार्ड कोडेड मैं
अरे ले लेता हूँ 1 2 3। पहले मैं इसको देखता हूँ कि ये आईडी सही आ रहा है, ताकि ये लाइन एरर देना बंद कर दें। ठीक है जी, नीचे ना कहीं रेफर किया हुआ है इन्होंने, पहले इसे देख लेते हैं क्या कह रहा है। कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड प्रोडक्ट्स लिब। अच्छा यहाँ पे देखें नहीं। अच्छा ये अक्सर एरर जो आएगी तो इसका मतलब क्या है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग मैप गेट ऑल प्रोडक्ट्स आईडीज। ये फंक्शन ये उसको वो तो नहीं, उसकी वजह से ब्रैकेट्स की वजह से नहीं हो रहा, अरे जो है अरे डॉट मैप होता है। जी जी यहाँ पे नहीं वो आपने जो लिखा है उसमें। अच्छा इसको बेसिकली ना ये प्रोडक्ट्स पास ही नहीं करनी थी, प्रोडक्ट्स पास ही नहीं करनी थी, ये इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स को इसने करना है जो इस जेसन से आ रहा है। जी ठीक है ना, जो जेसन से आ रही प्रोडक्ट्स उसी को मैप करना है ना, हमने यहाँ से प्रोडक्ट्स नहीं इसे पास करनी। वो तो मैं इस तरह लिख दिया ना कि यहाँ पे इंपोर्ट करके तो उसका फ़ायदा ही नहीं। ठीक है ना, यहाँ पे इंपोर्ट करें, वो इसलिए ग्रेट था कि ये यूज़ नहीं आप कर रहे, क्योंकि जब आप यहाँ पे लिखते हैं तो लोकल वेरिएबल आ गया, उसकी प्रायोरिटी बन गई स्कोप में, वो पहले आ गया। ठीक है, सो हियर अब ये यहाँ पे इसको हम टास्क करते हैं, ये 1 2 3 है, लेकिन इसको चेंज करने से पहले ये सारी वार्निंग ख़त्म करते हैं, कोई वार्निंग ना आ रही हो। ठीक है, ये आईडीज कितने आ रहे हैं जी, देखें 7 आ रहे हैं जितने हैं, लेकिन ये और भी देख लेते हैं, वैल्यू प्रॉप्स दिस ये जितनी भी है ना, आपने इधर भी ख्याल रखना है कोई वार्निंग भी ना हो। ठीक है नहीं, बाकी चीज़ों को भी अभी ये जो लाइन पे आ रहा है ना, ये सेल्स इनपुट पे और सेल्स इनपुट, ये कस्टमर आईडी दिस मैं चाह रहा हूँ कि एक चीज़ पे हम फोकस करें, तो और कुछ भी जो है वो इसमें हम ना लिख रहे हैं। ऑलरेडी उन्होंने कुछ डाले। हाँ डालने में कोई नहीं, उसको चेंज कर लेते हैं ज़रा। ये आपके पास ये क्लियर हो गया जी, मुझे बताएं। जी अब ये जो लाइन है गेट ऑल आईडीज, इसको मैंने कॉपी किया और ये जो 1 2 3 है इसकी जगह में ले आया। जितने आईडीज आएंगे उतने जो है, या इसको यहाँ पे मैं कॉस्ट में प्रोडक्ट आईडीज करके, अब इसको मैं कर लेता हूँ सेव। तो आईडीज भी ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि नाम सही नहीं, ऑल प्रोडक्ट आईडी के कौन से हैं ये हमें पता चले, हम लॉजिक सही लिख रहे हैं नहीं लिख रहे हैं। इस लाइन को हमने टेस्ट कर लिया, फिर इसको चाहे रिमूव कर दें, ऑल प्रोडक्ट आईडीज एंड हियर आई विल डू ऑल प्रोडक्ट आईडीज डॉट मैन। ठीक है जी, अब पहले इस पे फोकस रखें ना, कितने आ रहे हैं जी, ये 7। अगर आप यहाँ पे आए और अब ये लिप तो सिर्फ यही कर रही कि हमें इनसाइड नहीं आपने को लॉजिक लिखनी, 6 को 601 कर दें, एक आईडी को सेव करें, तो अब यहाँ पे 1601 होना चाहिए, मतलब जितने आईडीज हैं वही होने चाहिए और उतने ही होने चाहिए, वही नाम होना चाहिए। पहला तो इस ड्रॉप डाउन को पॉपुलेट करें अपनी डेटाबेस से, कि जितने आईडी हैं उन्हीं में से ही कोई सिलेक्ट करेगा ना। ठीक है जी, अब जो सिलेक्ट करूँ ये रो फिल करनी है, ऐड करने से इसमें ऐड होना। तो अब यहाँ पे मैंने ये देख लिया, इसको मज़ीद मैंने एक दफ़ा करके 7 से इसको कुछ भी लिख के देख लिया कि मैं जितने वहाँ पे आईडी लिखता हूँ उतने ही आते हैं, वही नेम आते हैं। पहले तो ये आपने एक एक लॉजिक को पहले अच्छी तरह टेस्ट कर लेना, और ये आईडी ना सिलेक्टेबल हो, ये जो इसने डाला हो कि आईडी कौन सा है। ठीक है जी, तो इसको भी जो है अब वंस यू हैव डन, तो फिर इसको वापस उसी तरह जो टेस्टिंग या कंसोल डॉट लॉग वाले हैं सही कर लें, ये ना हो कि वो इतनी कंसोल मैसेज आ रहे हो। सो लेट्स वंस यू हैव टेस्टेड, मैंने इसको कमेंट कर दिया है या मैंने ये तसल्ली कर ली है सही आउटपुट आ रही, ताकि कंसोल में एक वक्त में जिसमें फोकस रख रहा हूँ ना, अदरवाइज कंसोल भी भर जाता है फिर बहुत सी प्रिंट स्टेटमेंट। सो यू नीड टू फोकस ऑन, जितना ज़्यादा फोकस रहेंगे ना, मैंने तो ये देखा उतना ही आप पुरसकून तरीके से डेवलपमेंट कर।
प्रिंट कहाँ से हो रहा है, आप डीबगिंग कहीं कर रहे हो, ये ना हो एक्सीडेंटली। ओके, अब ये हमने देख लिया कि जितनी पहले ये सिलेक्ट पे काम करें, जितनी मेरे पास डेटाबेस में आईडीज होंगे वो सारे, ये चांस नहीं है कि यूजर को गलत आईडी इनपुट कर दे, वो सिलेक्ट और कर ही नहीं सकता। अब आ जाए ये आईडी कहाँ से आ रहा है, इसमें एक चीज़ है, इसको मैं रीलोड करता हूँ। तो पहली दफ़ा ये ऊपर आईडी है, सिलेक्ट में यहाँ तक तो इतनी ही बात है, ऑप्शन में सिंपल की वैल्यू देंगे। HTML का जो सिलेक्ट है, इसके टैग को जब रिएक्ट में यूज़ करते हैं थोड़ी सी चेंज है। वो क्या है कि जब आप HTML में काम कर रहे हैं, इसलिए साथ मैंने पैरेलल खोला, तो पहली दफ़ा कौन सी ऑप्शन होती है जिस ऑप्शन को के साथ आपने सिलेक्टेड लिखा होता है, या जो पहली ऑप्शन होती है वही यहाँ पे नज़र आती है। अगर मैं इसके साथ लिख दूंगा ये ऑडी के साथ सिलेक्टेड एट्रीब्यूट, ये तो ये जब यूज़र ने कुछ भी नहीं किया तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सिलेक्टेड है, बाकी सारी इसी तरह ड्रॉप डाउन है। ज़रूरी नहीं पहली सिलेक्टेड हो, यानी इन ऑप्शन में से कौन सी सिलेक्टेड होगी जिसके साथ ये सिलेक्टेड लिख दें, या सिलेक्टेड इसमें जिस तरह लिखते हैं ट्रू लिख दें। HTML में तो ऐसे होता है, रिएक्ट ने कहा है जी सिलेक्टेड एट्रीब्यूट आपने किसी ऑप्शन के साथ नहीं लगानी, बल्कि इसको सिलेक्ट लेवल पे लगानी, इसके पेरेंट पे लगाएं। कि यहां पे अगर सिलेक्टेड लिख देंगे, मैं इसकी बात कर रहा हूं रिएक्ट की, ओपेल, तो यहां जो लिखेंगे वो इनमें से बाय डिफॉल्ट वो सिलेक्टेड होगा, और अगर आप ड्रॉप डाउन में से जिसको सिलेक्ट करेंगे यहां पे वही शो होगी। तो ये आप अपनी स्टेट में मेंटेन करें कि मैं देखना चाहता हूं सिलेक्टेड आईडी कौन सा है, तो जो भी सिलेक्टेड आईडी यहां से नहीं पता चलेगा वो यहां पे आएगा। तो इस लिहाज से ऑप्शन लेवल की बजाय रिएक्ट इसको सिलेक्ट लेवल, ये ऊपर ऐसे ही लिख गया, इसको मैंने खत्म कर दिया। ठीक है जी, यहां पे आपने एक स्टेट रखनी, क्योंकि आपने नोट रखना है ना इनमें से कौन सा आईडी सिलेक्ट किया है, तो यहां पे मैंने एक स्टेट की अब बात आ गई। कॉस्ट में मैंने ले लिया, मैं एक लिख के दिखा रहा हूं, फिर कस्टमर इन्फो और बाकी आप कर लेंगे, मैं इनपुट लेके उसको टेबल में ऐड करना बता देता हूं ताकि आप थोड़ा सा। यहां पे मैंने क्या रख दिया, सिलेक्टेड आईडी। ठीक है, कौन सा आईडी, प्रोडक्ट का आईडी ऑब्वियसली जो है वो जो उसने सिलेक्ट किया। तो सिलेक्टेड PID, आईडी का वर्ड थोड़ा सा अगर आप स्पेसिफाई करना चाहते हैं, सिलेक्टेड सेल्स आईडी है, सिलेक्टेड प्रोडक्ट आईडी है, सिलेक्टेड कस्टमर आईडी है, तो प्रोडक्ट का इतना लेंथी नेम रखने के बजाय ये भी कर सकते हैं। तो नेमिंग कन्वेंशन सही रखेंगे तो लार्ज प्रोजेक्ट में लाइफ आसान रहेगी। वेरिएबल को पढ़ के आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि ये किस चीज के, किस मकसद के लिए मैंने लिया। ठीक है जी, मेरे ख्याल चाहे ओके। सिलेक्टेड PID, प्रोडक्ट आईडी, सेट सिलेक्टेड। आप लोग को अगर कोई इसमें लगे कोई कहीं मैं एरर कर रहा हूं तो बता देना है ताकि अगली स्टेज ज़रा जल्दी हो जाए। यूज स्टेट, और उसने खुद ही इंपोर्ट कर दिया। सिलेक्टेड आईडी पहली दफ़ा कौन सा है, पहली दफ़ा कोई भी सिलेक्टेड आईडी नहीं है, तो इट मीन्स इट्स अनडिफाइंड, इट्स नल, पहली दफ़ा कोई सिलेक्टेड आईडी नहीं। ठीक है जी, लेकिन जब आप इस तरह लिखते हैं ना तो पहला जो आईडी होगा वो सिलेक्टेड वो शो कर देगा, मतलब यहाँ जो भी पहला है वो आएगा। आप डेटाबेस में देखें जो भी आपका पहला आईडी है वो आएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यूज़र जो भी कस्टमर आया है, इसमें चेंज करने से क्या हो रहा है, ये आपने डाटा में चेंज करनी है, डाटा ड्रिवन डिज़ाइन हो हमेशा करके, डाटा में चेंज करने से इट शुड अपडेट। ये है 1। अच्छा, अगर मैं इसमें 1, अच्छा यहाँ ये 1 की जगह कुछ भी साथ और लिख लें। अच्छा, इंटरेस्टिंग है, ब्रेक कर रहा है ये, यही तो बात है कि बज़ाहिर तो कोई तुक ही नहीं बनता कि उसका ब्रेक करे कि डाटा यहाँ 1 है या 2 है, उसको क्या फ़र्क पड़ता है, क्या ख्याल, उसको क्या फ़र्क पड़ता है कि ये 1 हो के 2 हो। सो ये कंसोल में, इसलिए मैंने कहा था कि इररेलेवेंट मैसेजेस ख़त्म कर देंगे ना तो आपको
यहाँ से अगेन वो लाइन आपने अनकमेंट करें, आप कहते हैं कि यार इसमें वो क्या गड़बड़ कर रहा है, क्या चीज़ आ रही है यहाँ पे आईडीज़ में। तो यहाँ पे जो आईडीज़ आ रहे हैं हम उसमें देखते हैं कि वो यही वाला ना, दे रहे हैं। ठीक है जी। जो भी आपने जो ब्रेक करने की रीज़न है वो क्या है वो हम देखते हैं यहाँ पे। ऑल प्रोडक्ट आईडीज आपने यहाँ से गेट किए, उसको मैप किया। पहले इसको पूरा कर लेते हैं ज़रा, सिलेक्टेड वाले को फिर इसे देखते हैं। इसको मैं 1 देखता हूँ, लेकिन ये आई कीप इन माइंड कि इसको देख लेते हैं क्या करता है। इसको 1 रखते हैं, ठीक है जी। ऑब्वियसली 1 कोई लकी नंबर नहीं है कि 1 पे ब्रेक नहीं हो रहा। अच्छा जी, ये कहाँ पे आएगा जी? यहाँ पे जो वैल्यू है वो आपने कहाँ पे लिखनी है जी? सिलेक्टेड पे, यानी इस पर्टिकुलर के ऑन क्लिक पर या ऑन चेंज पर कौन सा इवेंट लिखना है। सिलेक्ट में जब वैल्यू ड्रॉप डाउन में कोई भी यूजर सिलेक्ट करता है तो जिस तरह इनपुट में टाइप करता है तो ऑन चेंज मेथड कॉल होता है। ऑन चेंज में हमने क्या करना है जी? ऑन चेंज में बताएं जी क्या करना है। एक फंक्शन आपने लिखना है, आपने ये स्टेट को अपडेट करना। आप चाहते हैं हमेशा सिलेक्टेड पीआईडी में हो, ठीक है जी। तो ऑन चेंज में आपने लिख दिया इवेंट, ये लास्ट टाइम भी पढ़ा था, इवेंट डॉट। अच्छा, इसको ऊपर में लिख देता हूँ ताकि आप टेस्ट भी कर लें, ठीक है जी। हैंडल क्या है? प्रोडक्ट हैंडल चेंज, हैंडल आईडी चेंज कह लेते हैं, पीआईडी चेंज। कॉपी किया तो यहाँ पे लिख लिया कॉस्ट हैंडल आईडी चेंज इवेंट, और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ये पहले लिख के देख लेते हैं कि ये चेंज कैसे काम कर रहा है। तो इसको रीडायरेक्ट करने, यहाँ पे आप 4 लिखते हैं। अच्छा, इसको कंसोल डॉट हैंडल ऑन चेंज पे, ये किसके ऑन चेंज पे है जी? जब भी हम कोई भी हम चेंज करते हैं। अब ये याद रखना है, आप लोगों को अगर भूल भी जाए ना तो रिएक्ट की ऑफिशियल साइट पे आ जाए, जिसमें वो बताता है कि जो रिएक्ट का सिलेक्ट है उसमें ऑन चेंज ऑप्शन के साथ लगाने की बजाय, ये जरा देख लें, 2 ही चीज़ों पे उसने फोकस किया। ये कंट्रोल कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं, टेक्स्ट एरिया सिलेक्ट। कहता है जी सिलेक्ट का जो कंपोनेंट है ना HTML में, उसमें आप इस तरह लिखते हैं कि जिसको आपने सिलेक्ट करना है उसके साथ सिलेक्टेड एट्रीब्यूट लगाते हैं। 2 फर्क हैं जब सिलेक्ट कंपोनेंट को रिएक्ट में यूज करेंगे। पहला कि आपने ऑप्शन लेवल की बजाय किस पे इवेंट्स डिफाइन करने? सिलेक्ट लेवल पे। अब यहां पे वो जो आपको बता रहा है कि आपने ऑन चेंज किसके साथ लगाना है? सिलेक्ट के, इसके साथ नहीं। और इसमें से कौन सी वैल्यू सिलेक्टेड शो होगी उसके साथ सिलेक्टेड नहीं लिखना, बल्कि उसको वैल्यू प्रॉप में आपने देना। उसको किस में देना जी? वैल्यू प्रॉप। यानी हम ये जो ऑन चेंज कर रहे हैं इसको फिर कहां पे ले जाएं, क्योंकि ये कॉल ही नहीं हो रहा। वाई? बिकॉज ऑप्शन में चेंज आने से जो उस सिलेक्ट का कंपोनेंट है वो वंस आपको लिखना पड़े। यानी इसका एक फायदा है ना कि हर ऑप्शन के साथ लिखने के बजाय एक ही दफा सिलेक्ट के साथ लिख दिया, तो जो ऑप्शन सिलेक्ट होगी इसके अंदर, इसके चाइल्ड में जितनी भी ऑप्शन है, जो ऑप्शन सिलेक्ट होगी वो इवन डॉट टारगेट डॉट वैल्यू में आपको मिल जाएगा। अब आप देखें जरा, इसी में देखें, मैं यहाँ पे करता हूँ 6, इसको जरा रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ से अगर आप 4 करें, ये 4 आ गई ऑप्शन, 7 करें 7 आ गई, 6 करें 6 आ गई, ठीक है जी। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग इन कंसोल यू विल लाइक टू सेव इन स्टेट, सेट सिलेक्टेड पीआईडी में ये इवन डॉट टारगेट डॉट वैल्यू दे दी, यानी आपने अपनी स्टेट में उसको चेंज सेव कर लिया।
कि ये सारे आईडीज हैं, ये इस वेरिएबल में ऑल प्रोडक्ट आईडीज, और ये मेरे पास जो है वो सिलेक्टेड आईडी। लेकिन इस तरह से फंक्शन ओपन एंडेड लिखने से आपने गुरेज करना है। मतलब हमेशा आपको जाहिर तो लग रहा है ना आपने सही लिख दिया, देखें मैं किसी पे भी कॉल कर रहा हूं, जब ये कंपोनेंट सिलेक्टेड पी आई डी इज नॉट अ फंक्शन, जी नाम हमने सही नहीं लिखा, सिलेक्टेड सेट सिलेक्टेड पी आई डी क्या है, सेट। इस तरह का ओपन एंडेड फंक्शन का नुकसान क्या है कि जो भी इनपुट में चेंज हो रही हो तो ये बार बार तमाम प्रोडक्ट्स पे लूप चला के उसमें से आईडीज को जो है वो अलग कर रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह के फंक्शंस को कहाँ लिखना चाहिए कि ये बार बार तो नहीं कहीं लूप चल रही। मेरे पास 10,000 प्रोडक्ट्स हैं, ग्रोसरी स्टोर में होती भी ज़्यादा, ड्रॉप डाउन में इतनी आ रही हो, इसकी क्या स्ट्रेटजी होगी ये बाद में हम डिस्कस करते हैं। अभी आप छोटी एग्जांपल ले रहे हैं इसलिए आपको इसमें कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो इसका जो बेटर वे है वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले मैं चाह रहा हूँ कि ये कोड सारा एक दफ़ा चला लें। व्हाट इज़ द बेटर वे ऑफ राइटिंग दिस लाइन, कहाँ पे लिखनी चाहिए, ये चीज़ की गारंटी मिल जाएगी यार एक दफ़ा ये सारे आईडीज आएंगे जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये बार बार नहीं। तो इसलिए मैं जो है वो इसको इम्प्रूव करेंगे, हम इनके आगे लिख देते हैं कि ये इम्प्रूव हमने करना। और यहां पे सिलेक्ट में इसकी वैल्यू में क्या लिख दिया, सिलेक्टेड आईडी। तो ये दो, जिस तरह रिएक्ट अपनी साइड पे बता रहा है कि दो चीजें हैं, आप वैल्यू इसकी अपनी स्टेट में देना चाहते हैं तो स्टेट वेरिएबल को लिख दें, दिस इज स्टेट डॉट वैल्यू, और ऑन चेंज यानी ये दोनों काम आपने कहां करने हैं, सिलेक्ट लेवल पे करने हैं, ऑप्शन में नहीं करने। इनमें से जो भी ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे वो ऑप्शन आपको ऑन चेंज में अवेलेबल होगी, और वो आप इस वेरिएबल को जब प्रॉपर्ली सेट करेंगे तो यहां पे वो टॉप पे आ जाएगा। तो इस वक्त मैंने जो है ये सारी चेंज करी। अब पहली दफा क्या है इसकी वैल्यू, नल। तो यहां पहली दफा इनमें से सिलेक्टेड कौन सा है, नल। यहां पे देखें, इसको रीलोड करें। अब पहली दफा आपके पास, अच्छा 4, अब ये देखें बार बार आईडीज भी सारा कॉल हो रहा है, या आपने ओपन एंडेड लिख दिया ना, तो इसका नुकसान क्या है, आप उसको छेड़ नहीं रहे लेकिन बार बार ये रीपॉपुलेट हो रहा है। जो काम वैसे एक ही दफा आपने करना हो ना, उसके और मुख्तलिफ तरीके हैं, लेकिन मैं आपको चले साथ साथ बता देता हूं। जी जी, यूज इफेक्ट जो है, फिलहाल इसको देखें, इसको यूज इफेक्ट, ये एक जिस तरह यूज स्टेट एक हुक है, यूज इफेक्ट भी एक हुक है। यूज इफेक्ट में जो फंक्शन लिखा हो वो एक ही दफा कॉल होता है। जब ये कंपोनेंट लोड होगा तो वो एक दफा कॉल होना है, ये उसे बार बार कॉल करना है, किसके चेंज होने पे कॉल करना है, इस तरह की सेटिंग्स भी कर सकते हैं। तो यहां पे अगर मैं लिख दूं ये फंक्शन यूज इफेक्ट, अब यूज इफेक्ट क्या है, यूज इफेक्ट आपको दो पैरामीटर्स लेता है, एक एरो फंक्शन और दूसरी अरे। यूज इफेक्ट के दो पैरामीटर्स हैं, एक पहला एरो फंक्शन और दूसरी, अगर अरे एम्प्टी है तो इसका मतलब है कि ये एक ही दफा फंक्शन कॉल होगा जो ये लिखा हुआ है। और अगर मैं लिख दूं सिलेक्टेड पी आई डी, सिलेक्टेड पी आई डी, इसका मतलब जब भी प्रोडक्ट आईडी चेंज होगा ये फंक्शन कॉल होगा। इसको कहते हैं डिपेंडेंसीज लिस्ट, कि अरे में जो वेरिएबल दे दें उनके चेंज होने पे ये कॉल होगा। और अगर एम्प्टी अरे है तो इसका मतलब है ये एक दफा लोड होते वक्त कॉल होना है, उसके बाद ये किसी पे डिपेंड नहीं करता, ऑल आईडीज तो वही है जो मर्जी स्टेट में चेंज होती रहे। तो यहां पे मैं इसको इस तरह से करता हूं, और ये जो वेरिएबल है, ये जो कॉल है गेट प्रोडक्ट आईडीज की, आइडियली मुझे इसके अंदर रखनी चाहिए। मैं यहां पे स्टेट में ले लेता हूं। अब यहां पे मैं इस लाइन को कहां पे ले जाऊंगा, इस पर्टिकुलर ब्लॉक में, यहां पे।
ठीक है जी, मैंने इसको किस में कर दिया, लेकिन ये वेरिएबल का स्कोप तो लोकल नहीं होना चाहिए, ये वेरिएबल इस ब्लॉक के अंदर तो नहीं डिफाइंड होना चाहिए ना। और स्टेट भी इनिशियलाइज, यहां पे देखें ये लाइन भी मैं इसी के नीचे कर देता हूं कि ये जो ऑल प्रोडक्ट्स यहां पे डिक्लेयर नहीं होना चाहिए, और जब आ जाए तो वेरीफाई करने के लिए मैं यहां पे ऑल प्रोडक्ट्स को प्रिंट करके देख लेता हूं कि मेरे पास ये अब ये कहां पे डिक्लेयर करेंगे। अब यहां पे एक जो है ना क्वेश्चन आता है, सबसे इंपॉर्टेंट ये कि कहां पे डिक्लेयर करें। क्या मैं ऊपर डिक्लेयर कर दूं? वैसे तो इट विल सीम के आप इसको ऊपर डिक्लेयर कर लें ऑल प्रोडक्ट आईडीज, लेकिन इस प्रोडक्ट आईडीज कॉस्ट की बजाय इसको क्या कर देते हैं आप लेट, कि इनिशियली ये एम्प्टी है, तो जब ये यहाँ पे फंक्शन कॉल होगा ये इसको पॉपुलेट कर देगा, लेकिन ये फंक्शन बार बार कॉल नहीं होगा। क्यों नहीं कॉल होगा? कि यूज इफेक्ट को हमने एम्प्टी अरे डिपेंडेंसीज में दी कि ये किसी पे डिपेंड नहीं करता। पहली दफा क्या होगा इसकी वैल्यू अनडिफाइंड, हमने इनिशियलाइज, तो अनडिफाइंड डॉट मैप करेंगे तो कहेगा मैप इज नॉट अ फंक्शन ऑफ अनडिफाइंड, ये लाइन आपकी ब्रेक कर रही होगी, कहेगा मैप इज कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ मैप ऑल प्रोडक्ट्स। तो इसको इनिशियलाइज करने के लिए यू जस्ट टेक एन एम्प्टी अरे। जब एम्प्टी अरे है तो इसका मतलब पहली दफा कोई ये एम्प्टी अरे है, थोड़ी देर बाद इसमें सारे आईडीज डाउनलोड हो जाएंगे या इंपोर्ट हो जाएंगे। तो ये इस तरह से आपने एम्प्टी अरे से इनिशियलाइज कर दिया। इनिशियलाइजेशन भी सोचनी है, इंपॉर्टेंट है। अब आपके पास यहां पे थोड़ा सा काम सेट हो गया। इसको मैं रीलोड करता हूं। अब यहां पे वैल्यूज देखें, यहां पे वैल्यूज नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? नहीं, सारा कुछ हो रहा है। वो आपने असल में हर चीज स्टेट को ऐसा ऐसा समझते जाएंगे चीजें जरा। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि जब पहली दफा मैंने इसको एम्प्टी अरे दी है तो ये एम्प्टी अरे को मैप कर रहा है। उसके बाद जब मैं इसको असाइन कर भी देता हूं, क्योंकि मैंने स्टेट वेरिएबल नहीं बनाया, तो इसको बेशक मैं असाइन कर भी देता हूं तो वो री रेंडर नहीं होता। तो अब यहां से मुझे देखिए बहुत सी चीजें आपको एक्सपेरिमेंटली डिस्कवर होंगी। तो यहां से मुझे पता चला कि भाई मुझे इसे स्टेट बनाना चाहिए। सेट ऑल प्रोडक्ट आईडीज, आई शुड टेक अ स्टेट वेरिएबल, यानी मैंने ये डिसीजन करना है कि मैं इसको स्टेट वेरिएबल लूं या ना लूं और एम्प्टी अरे से। अब ये जो है उसी तरह बिहेव करेगा जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पहली दफा एम्प्टी स्टेट है, एम्प्टी स्टेट रेंडर होगी। फिर जब ये इसको डाउनलोड कर लेगा, ये इंक्लूड कर लेगा, तो यहाँ पे फिर मैं जो है वो लाइन लिखूंगा सेट ऑल प्रोडक्ट्स, और ऑल प्रोडक्ट आईडी से वो यहाँ पे पॉपुलेट हो जाएगा। ये एक फ्लो है। और यूज इफेक्ट में इसलिए लिखा है कि बार बार ये ना चल रहा हो। स्टेट में इसलिए रखा है कि पहली दफा तो मेरे पास अभी पता ही नहीं कितने आईडीज हैं, तो पहली दफा ये लाइन होल्ड करे कि भाई सब्र करो, अभी कुछ ना मैप करो, लेकिन अनडिफाइंड रखेंगे तो वो मैप तो हमेशा अरे पे चलना है। मैंने इनिशियलाइजेशन भी सही की, मैंने उसको सही जगह पे कॉल किया, सही डिपेंडेंसी पे कॉल किया, सही तरह अपडेट किया। तो अब जो है ये आप देखें कि ये आपके पास अरे आ रही है। मैं यहाँ पे अगर इसको चेंज करता हूँ तो ये अब बार बार नीचे कॉल नहीं हो रहा, एक ही दफ़ा कॉल हो रहा है। एक दफ़ा कॉल होके सेट हो गया, फिर सिर्फ वो एक वेरिएबल आपने। तो पहले तो आपने ना ये भी देखना है कंसोल पे वो बार बार तो नहीं कॉल हो रहा। ओपन एंडेड नहीं आपने ऐसे लिख देनी लाइन कि ये वाली लाइन जो है ना ये इस तरह से चल, ऐसे भी रहा था। आप कहेंगे नहीं सर वैसे भी चल रहा है। इस तरह ओपन एंडेड लाइन जो लिखेंगे वो ऐसी लाइन है जो जिसका लेना देने कोई नहीं है प्रोडक्ट आईडी से, वो भी चेंज होगी तो फिर ये दोबारा लूप चल जाया करेगी। तो थोड़ा सा कोड इसमें लिखना जो है, रिएक्ट ने आपको हुक्स दी हैं इसी मकसद के लिए दी हैं
ये बात समझ में आई है? स्टेट में लिया, दोबारा रिपीट चलें इसको फिर जो है वो हम कर लेंगे। ये बेसिकली यूज स्टेट का आपको जरूरत नहीं पड़नी थी अगर आप डायरेक्ट ही यही लाइन इधर इंपोर्ट कर लेते तो, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि शुरू से ही ऐसे लिखें कि बाद में मैं इसको क्लाइंट सर्वर एपीआई से रिप्लेस करूँ, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ एपीआई कॉल होनी चाहिए। सर जी सर एक बात है, जी जी। ये कोई पीडीएफ बुक्स वगैरह है रिएक्ट से रिलेटेड जो आप रिकमेंड करेंगे, जैसे वो कोई भी सी प्लस प्लस सीखते हैं या कुछ करते हैं तो उसकी बुक्स बुक्स होती है। का इसमें चलें, बुक्स भी मैं देखता हूँ कोई ऐसी हो तो मैं शेयर कर दूंगा। जो है कोई देख लें। वैसे अभी इसमें बुक्स ज़रा कम चलती हैं क्योंकि इतना डायनेमिकली चेंज हो रहा है, रैक के हर महीने नया वर्जन आ रहा है, लाइब्रेरीज अपडेट हो रही हैं। बुक को पब्लिश होने में ना, इंटरनेशनल बुक को पब्लिश होने में मिनिमम साल का टाइम चाहिए होता है कि बुक जो है ऑथर लिखे, फिर प्रूफ रीड हो, फिर पब्लिशर के पास जाए, फिर डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाए, फिर ऑनलाइन हो। इसलिए बुक्स का बिजनेस बड़ा डिस्टर्ब हुआ है कि बुक पब्लिशिंग जो है ना, आप गूगल करें कम से कम 1 साल का, और 1 साल तक उसने जो लिखा है ना वो वैसे ही आउटडेटेड हो चुका होता है। इन कंप्यूटर साइंस में ये सबसे बड़ा डायलेमा। आप फिजिक्स केमिस्ट्री की किताब लिखते हैं, सालों साल एक चल रही है, ठीक है ना। तो इस हवाले से भी जो है वो, अब ये जो है डॉम में कॉल स्पैन में एस बड़ा लिखना था, कैमल केस में मैं जो है ना चाहता, मैंने हमेशा जब मैं कोड कर रहा होता हूँ तो मैं पहले इंश्योर करता हूँ कि वार्निंग कोई ना आ रहा हो इररिलेवेंट, ताकि मुझे पता चले मेरा कोड क्या कर रहा है और मैं उसी चीज़ पे ही फोकस रखूँ, ठीक है ना, उसी चीज़ पे ही। अब ये जो सेल्स वाला है इसके अंदर भी कोई आप ज़रूर लिखें, ज़रूर इसमें कंसोल वगैरह का, इसमें कंसोल की है कोई लाइन, हाँ जिस तरह ये लिखा हुआ है इसको बाद में कमेंट मैंने लिखा था कर दें, ताकि एक वक्त में एक ही चीज़ पे कॉल स्पैन का किधर है, कॉल स्पैन, कॉल स्पैन का। अब ये इसमें कैमल केस है, HTML में इस तरह स्मॉल लिखते हैं, ये वो वार्निंग्स वगैरह दे रहे हैं इस तरह के। ये आप यहाँ से देख के पहले सारी ज़रा वार्निंग ख़त्म कर लें। बस अभी तो अच्छा जी, ये वार्निंग पहले ख़त्म कर लेते हैं जी सारी, तो थोड़ा सा ये कोड आपसे भी शेयर हो, आपको भी पता चले कि कर क्या रहा है ये कोड। और क्या कह रहा है जी, वैल्यू प्रॉप टू अ फील्ड विदाउट ऑन चेंज, कह रहा है जी ऑन चेंज दें तो वैल्यू दें। select should value prop on select should not be null, consider using empty string to clear component और undefined। अब यहाँ पे देखें वो हमें कह रहा है कि ये जो आप इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं ना नल की, इसको मैं बंद कर देता, इसकी जगह सॉरी किधर कौन सा था, हम किस पे काम कर रहे थे, सेल्स इनपुट पे। तो कह रहा है जी इसको आइडियली एम्प्टी स्ट्रिंग से इनिशियलाइज करें, नल जो है वो गड़बड़ कर रहा है या अनडिफाइंड, इसको छोड़ दें। ये एक और वार्निंग यहाँ से कम हो गई। तो इस तरह पहले सारी वार्निंग ख़त्म कर दें। वो आप वार्निंग में उससे सोल्यूशन भी दिया ही होता है, वो खाली ये थोड़ी बताता है एरर, बताता है ये एरर है भाई इसको ऐसे सॉल्व कर लें। और यू प्रोवाइड अ वैल्यू प्रॉप, जब वैल्यू देनी है तो ऑन चेंज भी देनी है, अदरवाइज डिफ़ॉल्ट वैल्यू लिखें। और सेल्स टेबल में जो है, सेल्स टेबल को हम अभी असल में छेड़ नहीं रहे, तो नहीं तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू लिख दें। सेल्स टेबल में आ जाए जी, यहाँ पे कहाँ पे इसने वैल्यू प्रॉप लिखी है, जहाँ भी वो कहता है कि बेस्ट प्रैक्टिसेस पे आए, जहाँ भी आप वैल्यू लिखते हैं तो उसके चेंज होने पर वैल्यू लिखा है इस इनपुट पे आएगी, उसने सोचा बाद में ऑन चेंज लिख दूंगा। ऑन चेंज जो है वो फिलहाल हम एक एम्प्टी जो है वो फंक्शन कंसोल डॉट लॉग ऑब्वियसली प्रिंट नहीं होगा, अभी हम इसमें कोई इनपुट नहीं कर रहे, ठीक है जी। जस्ट आई वांट टू गेट रिड ऑफ ऑल दीज वार्निंग्स। ले जी वार्निंग जो है ख़त्म हो गई सारी, ठीक है जी। ये उसका डिफ़ॉल्ट आ रहा है कि मैनिफेस्टो, और ये लोगो वगैरह का अब शायद उसने डिलीट कर दिया, मैंने कहा था कि ये पिक्चर्स वगैरह लोगो शोगो हटाना। सो नाउ आई हैव क्लीन कंसोल, ताकि मैं देख सकूं कि जो कंसोल मैंने लगाया है, अब ये 3 कोई और लाइन यहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं कर रही। पहले तो कंसोल अपना, मैं आप लोगों की असाइनमेंट में ना सबसे पहले मैंने उससे कहना कंसोल देखो कोई वार्निंग भी ना हो, एरर भी नहीं तो होनी नहीं चाहिए, वो तो सामने ही आ जाएगा। अच्छा जी, फर्स्ट टाइम आपके पास जो है पहली ऑप्शन यहाँ पे आ रही है सिलेक्टेड, ठीक है जी। तो सिलेक्ट में आप जो है वो प्लेस होल्डर दे दें, या पहले ये ज़रा ऐड कर लेते हैं इसमें। जब मैंने ऐड किया तो अब जो भी चेंज हो उसी के मुताबिक ही मैंने ये जो इनपुट है वो लेनी है।
जो प्रोडक्ट इनपुट है, ये जो रो है, यानी जो यहाँ से सिलेक्ट करूँगा आईडी, उसी की प्रोडक्ट का डेटा है, ऐड करने पे ये इसमें ऐड हो जाए, इतना हम पहले कर लेते हैं। पहले हमने ये देख लिया कि ड्रॉप डाउन में उतने ही, अच्छा अभी क्या इशू आ रहा था यार, इधर हम कोई कर रहे थे, मुझे याद आया। अब इसको देखते हैं ये क्या कहता है। ये कर रहे थे ना चेंज, इसमें अगर हम चेंज करते हैं तो इंस्पेक्ट में देखते हैं इसको क्या मसला होता है। सेल्स में इशू नहीं आ रहा, सेल्स टेबल में आ रहा है इशू, वो कह रहा है सेल्स टेबल में इसने अननेसेसरली जो ना इसको लिंक अप किया, मतलब आप परेशान हो रहे हैं इधर क्यों आ रहा है। असल में सेल्स टेबल में उसने कोई 1 2 3 या फिक्स वही अरे हो, वो उसने कोई डमी इस तरह की, मैंने खैर देखा भी नहीं उसने क्या किया हुआ है। तो इसको समहाउ मैं इसको अभी कमेंट ज़रा करके, या ये जो टेबल की बॉडी है और ये टेबल आ गया जी आपके पास, ये टेबल, तो इसको मैंने कमेंट किया और यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ में लिख दिया जी टेबल यहाँ पे आ जाए। जब आप डेवलपमेंट में है एक चीज़ पे फोकस करें, मतलब वो ये नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि ये क्या है, वो उसको लिखने से 1 2 3 क्या ब्रेक हो रही है, असल में उसकी वजह से नहीं हो रही। अब पता नहीं इसमें इसने क्या चीज़ लगाई है, वो मैं जो 1 पे डिपेंडेंट है सेल्स टेबल में, इसको एक्सपेंड करके देखने वाली बात है। वैसे ये देखें इसने आईडी इस तरह से बनाया है, कोई आई थिंक यहाँ पे कोई गड़बड़ किया। टोटल फॉर ईच टोटल क्वांटिटी में भी, तो इस बहरहाल ये जस्ट वांट टू मेक श्योर कि हमारे उस कंपोनेंट में गलती नहीं, इसलिए परेशानी की बात नहीं, हम इसको 1 ही कर देते हैं, उस पर जाते हैं तो देखते हैं। ठीक है जी, तो वो हमारा ये वाला कोड नहीं कोई इशू कर रहा। अच्छा जी, मुझे बताएं जी, जो मैं प्रोडक्ट सेलेक्ट करूं मुझे उसकी रो चाहिए। सो आई विल अगेन कम टू माय लाइब्रेरी एंड आई विल राइट अ फंक्शन। कॉस्ट में फंक्शन ज़्यादा से ज़्यादा लिखने हैं आपने। एक्सपोर्ट कॉस्ट गेट प्रोडक्ट बाय आईडी, मैं जो है वो आईडी यहाँ पे इसको पास करूं और ये मुझे रिटर्न कर दे कि ये कौन सा आई प्रोडक्ट है। मतलब हर काम जावास्क्रिप्ट का करें, उधर सिर्फ मैप या शो करना हो। कंपोनेंट जितना प्रेजेंटेशनल हो उतना ही बेहतर है, कंपोनेंट के अंदर लॉजिक ना मिक्स करें, कीप द थिंग सेपरेट। कि अगर मेरा सही फाइंड नहीं हो रहा, सारे आईडी नहीं आ रहे, तो मैं यहाँ देखूँ यार ये क्यों, क्या लॉजिक में है। यूआई के अंदर ना इसका तो कोई ताल्लुक नहीं है ना, यूआई को तो जो मिलने उसने मैप कर देने। और अगर यूआई में शो सही नहीं हो रहा है, कंसोल में सारे आईडी शो हो रहे हैं, तो मुझे ये पता है कि मैं लॉजिक ठीक है, कहीं मैप शैप सही नहीं किया हो। सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स पे आपने रहना। अच्छा जी, यहाँ पे आपने एक प्रोडक्ट ले ली, आपने ये ऊपर इंपोर्ट की हुई है, ये इन्हीं में से कोई एक आईडी यहाँ पे आया है, तो आपने ऊपर जो इंपोर्ट की हुई है ये अब इसका फायदा, सॉरी प्रोडक्ट्स डॉट फाइंड टेक HP at where P dot ID is equal to this ID in parameter, और इस पर्टिकुलर लें और इसको रिटर्न कर दें P को। ठीक है जी, अगेन जो है वो क्या कह रहे हैं जी, कॉस्ट डॉट P, यहाँ पे ये स्पेस उसे बस तंग कर रही है और कोई नहीं, एरो फंक्शन में। ठीक है जी, अब ये भी आपने देख लिया लिख के, यार ये तो सिंगल लाइनर ही है, तो मैं 2 इसलिए लिख रहा हूँ कि पहले मैं यहाँ पे ये प्रिंट करके देख लूँ कि ये मेरे सर्च करने की लॉजिक ठीक है। आइडियली यहीं पे प्रिंट करके देख लेना चाहिए, ठीक है ना, कि पहले कि ये मैं सही फाइंड, ये मेरा फाइंड का फंक्शन सही चल रहा है। पहले अपनी लाइब्रेरी इंडिपेंडेंटली टेस्ट करके इंश्योर करने, वो ठीक है लॉजिक, फिर यूआई में देखें। अदरवाइज तो आपको सर पैर समझ ही नहीं आना, किधर एरर आ रही है, मैं देख किधर आऊँ, कहाँ है, मतलब ट्राई टू डू वन थिंग एट अ टाइम। ओके, अब इसको मैं चाहे जैसे भी कॉल करने, यहाँ पे आ जाए। अब ये फंक्शन मैंने एक्सपोर्ट किया है और इसको मैं जो ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट होगा वो है आईडी भेज दूंगा, तो आई विल कम हियर, सेल्स इनपुट पे था ना। अब जब जो ही ये मैंने यहाँ पे सिलेक्टेड प्रोडक्ट आईडी, अब मुझे एक और वेरिएबल चाहिए
सिलेक्टेड। अब स्टेट में है तो स्टेट में इसको मैं कॉन्स्ट ही कर देता हूँ, क्योंकि अरे के अंदर डेटा चेंज हो रहा है ना, अरे तो नहीं चेंज हो रही। कॉन्स्ट में क्या लेंगे जी आप, प्रोडक्ट चाहिए ना आपको, प्रोडक्ट सिंगुलर में सेट प्रोडक्ट, यानी ये इनपुट प्रोडक्ट है। यूज स्टेट में यहाँ पे मैंने लिख दिया जी अभी प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट मेरे पास नल है, ये कहीं ये टेबल में शो होना। अब ये प्रोडक्ट कौन सी होगी, जिसका आईडी आपने इन ऑल आईडीज में से लिया होगा। तो ये जो फंक्शन आपने हैंडल पी चेंज आईडी, जब भी आईडी चेंज होता है आप उसको सेट भी करते हैं, एंड एज वेल एज आप यहाँ पे गेट प्रोडक्ट बाय आईडी इसको इंपोर्ट करें, और आप उसको कहते हैं भी ये जो आईडी आया है गेट प्रोडक्ट बाय आईडी, इसमें भी इसको पास करें। तो बार बार एक नाम लिखना है, तो व्हाई डोंट आई टेक कॉस्ट में आईडी में यहाँ पे ले लूँ, मेरे पास जो है वो शॉर्टर सिंटेक्स बन जाएगा। और अब बार बार उस ऑब्जेक्ट से लेने के लिए ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अब यहाँ पे मैं जो आईडी आता है वो मैंने देख लिया करेक्ट आता है, उस आईडी को स्टेट में मैंने नोट कर लिया, और यहाँ पे मैंने उस आईडी की बेस पर सर्च की तो मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट मिल जाएगी, और इस प्रोडक्ट को मैं पहले उस प्रोडक्ट को भी मैं सेट प्रोडक्ट करके स्टेट में नोट कर लूँगा कौन सी प्रोडक्ट है। क्या मुझे नोट करनी है, क्या करना है उस प्रोडक्ट को, मैंने उस प्रोडक्ट को बेसिकली टेबल में शो करनी है, टेबल में शो कर, और ऊपर तो वो उसने जो टाइप की है वो इनपुट, हाँ ऊपर भी मैंने जो है फील्ड्स में भी शो करनी, फील्ड्स में भी शो कर। तो पहले मैं जो है सेट प्रोडक्ट में देख लूँ ये डाटा मेरे पास यहाँ पे आ रहा है सही। सो नाउ इट्स इम्पॉर्टेंट कि मैं यहाँ पे ये देखूँ, यहाँ से चलें इसको मैं मूव करता हूँ, मल्टीपल जगहों पे लिखने की बजाय यहाँ पे लिख लें। यहाँ पे आपने बिफोर यू ट्राई टू सेट इट, ठीक है जी, सबसे पहले आपने आईडी सब ब्लॉक बना ले, सबसे पहले आईडी लिया, उसको जो है वो प्रिंट करके देख लिया आईडी ठीक है, आईडी सेट कर दिया, फिर आपने उस आईडी की बेस पर सर्च की और वो प्रोडक्ट आप साथ यहाँ पे प्रिंट करके भी देख लें कि क्या है, ठीक है जी, बेस्ड ऑन दिस प्रोडक्ट कि ये क्या है, ये आईडी है और ये वो प्रोडक्ट है। अब यहाँ पे आ जाए जी, ओके, असाइनमेंट टू अ कांस्टेंट वेरिएबल, कहाँ पे है जी, हम कॉस्ट को असाइनमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे कॉस्ट की वैसे ही इतनी आदत पड़ जाती है कि सेल्स इनपुट लाइन नंबर दिस आपने ये देख लेना है मेरे ख्याल लाइब्रेरी में हर चीज़, क्योंकि कॉस्ट ही ज़्यादा मैं रखता हूँ। यहाँ पे तो मेरे ख्याल नहीं इशू आ रहा, कहाँ पे है जी कॉस्ट, यहाँ पे तो नहीं होना चाहिए, क्या ख्याल है कि यहाँ हो सकता है सर स्टेट वेरिएबल सेम है। हम इसको बाद में पहले इनिशियलाइज करते हैं फिर इसको सेट करते हैं, ठीक है, सेट कर रहे थे पहले भी हमने, लेकिन मेरा नहीं ख्याल यहाँ पे तो नहीं आना चाहिए यार। सर स्टेट वेरिएबल मैसेज पढ़ लेते हैं, ठहरे मैसेज देख लेते हैं। 3 और क्या कह रहा है जी यहाँ से, अनडिफाइंड, 5 और अनडिफाइंड। अनडिफाइंड यहां से रिटर्न होने का मतलब ये है कि ये जो है इज नॉट एबल टू फाइंड इट, नहीं मैं बाद में शो करता हूं रो में। यहां पे जब जो भी आप यूआई में, आल्दो ये डाटा जो है ना आपका एक्चुअल ये नंबर है, आईडी न्यूमेरिक ही लिया ना आपने, स्ट्रिंग में तो नहीं लिया हो ना डबल कोट्स पे, लेकिन जब आप यूआई में उसको डिस्प्ले करते हैं ना तो यूआई से हमेशा एज अ नंबर ही रिटर्न होता है। इवन डॉट टारगेट डॉट वैल्यू इज ऑलवेज अ नंबर। ये जो आपके पास सेल्स इनपुट में आता है ये हमेशा क्या आती है, नंबर। तो यहां पे जब आप लाइब्रेरी फंक्शन लिखें तो डोंट रिलाई कि ये इंटीजर को स्ट्रिंग से ट्रिपल इक्वल टू से चेक कर रहे हैं, आप डबल इक्वल टू करके देखेगा ताकि डेटा टाइप को इग्नोर करते हो।
इसको रिफ्रेश करता हूँ तो मैं 3 करता हूँ तो ये देखें 3 ऑब्जेक्ट आ गया, लाइफ बॉय। 5 कर रहा हूँ तो कह रहा है सेफ गार्ड है, फर्स्ट तो कह रहा है लक्स सोप है। सो आमतौर पर ये ना जावास्क्रिप्ट वार्निंग देता है, वो कहता है जी आप ट्रिपल इक्वल टू यूज़ करें वो बेहतर है। तो फिर मैं इसको पार्स इंट कर देता हूँ, इंटीजर में कन्वर्ट कर देता हूँ, ताकि मेरे पास अगर इंटीजर आए या स्ट्रिंग आए मैं उसको एक्सप्लिसिटली कर दूँ। और ये भी एक लाइन के कोड अब बन गया, तो मैं इसको भी इस तरह से ही लिख देता हूँ। हियर अगेन छोटे छोटे लाइब्रेरी फंक्शन हैं जो सिंगल लाइन है। पार्स इंट में यहाँ पे सो अगेन आई हैव कन्वर्टेड इट टू अ सिंगल प्रोडक्ट डॉट फाइंड पी डॉट आई डी जिस इस आई डी के इक्वल हो एंड सो ऑन। अच्छा, अब आपके पास जो है वो यहाँ पे जो आप आईडी सेलेक्ट करते हैं वही आ रहा है और उसी का ऑब्जेक्ट 5 में सेफ गार्ड। आप यहाँ से देखें इन प्रोडक्ट्स डॉट 5 क्या है जी, यही है ना सेफ गार्ड, और उसकी प्राइस आपको पता है क्या है। अगर मैं 7 पामोलिव 7 को लें सो यू विल गेट दिस। सो ड्रॉप डाउन से जो आप सेलेक्ट करते हैं डेटाबेस से वही प्रोडक्ट आप रिट्रीव कर लेते हैं। सो हेयर ऑन चेंज पर जो वैल्यू आती है उसको आप नोट भी कर लेते हैं और उसी बेस पर आप जो है वो प्रोडक्ट रिट्रीव कर लेते हैं। अब ये जो प्रोडक्ट है इसका टाइटल और क्वांटिटी और प्राइस यहाँ पे आनी है, तो इन पे अगेन वैल्यू आपने सेट करनी है। इनकी जो वैल्यू है किधर चला गया जी, आपके पास प्रोडक्ट का टाइटल है, ये पहले देख लेंगे। सबसे पहले प्रोडक्ट टाइटल दिस वन, इसमें वैल्यू प्रॉप आपको पता है यूज करें। हियर यू विल यूज वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या होगी, वेरिएबल। यहां से होगी प्रोडक्ट डॉट, ये जो प्रोडक्ट डॉट जब भी नल है नल के साथ डॉट करेंगे तो एरर आएगी। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि इनिशियलाइजेशन सही हो। इसको मैं एज एन ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज कर देता हूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नल करेंगे तो एरर देगा, नल डॉट नहीं कर सकते आप, अनडिफाइंड डॉट नहीं कर सकते। एम्प्टी ऑब्जेक्ट डॉट करेंगे तो वो अनडिफाइंड होगा, अनडिफाइंड ब्लैंक रेंडर हो जाएगा कि नहीं है, ब्लैंक रेंडर हो जाएगा, बट इट विल नॉट ब्रेक योर कोड। सो वैल्यू में आपने क्या लिख दिया जी, प्रोडक्ट डॉट। अब टाइटल में जो सिलेक्टेड प्रोडक्ट है, मुझे अब ये पता है इसकी टाइटल प्रॉपर्टी में उसका टाइटल पड़ा है, तो मैं यहाँ पे डॉट टाइटल उसका रेंडर कर दूँ। अब सिर्फ एक प्रॉपर्टी। इसी तरह से ये क्या है जी, क्वांटिटी। क्वांटिटी में प्रोडक्ट डॉट क्वांटिटी, अब मेरी जो डीबी में मैंने नोट की है वो यूनिट्स है उस वेरिएबल का नाम, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इसकी क्वांटिटी स्टॉक में कितनी है, यूनिट्स कितने पड़े हैं। और जो आपके पास आ गया प्राइस, प्राइस में प्रोडक्ट डॉट प्राइस ही शायद नहीं, मैं प्राइस आई थिंक प्राइस ही है, अगेन क्रॉस चेक कर लेते हैं प्राइस ही। अब आप अगर आप इसको करें पहली दफा देखें थोड़ा सा आउट ऑफ सिंक है। अगर मैं 7 करूं, पामोलिव था तो यहाँ पे आ गया पामोलिव 32 का है, 90 यूनिट्स पड़े हैं ये, लेकिन ये नहीं पता चल रहा प्राइस कौन सी है, यूनिट कौन से हैं। यूआई में कुछ थोड़ा सा इसको सेट सुट करना, ठीक है जी। अब ये है ना 92 यूनिट्स है, 90 का। पहली प्राइस देखें, लक्स जो है 20 यूनिट्स पड़े हैं, 70 प्राइस है, तो 1 करते हैं तो 20 यूनिट्स है और थोड़ा सा इसको यूआई को ऊपर प्लेस होल्डर लग जाए या इस तरह से करना। तो जो मैं अब सिलेक्ट करता हूं डीबी में वही पॉपुलेट हो जाता है, जिसको भी मैं सिलेक्ट करूंगा, ओके। और मेरे स्टेट में भी सेट हो गया। एंड लेट्स सी इन आवर कंसोल, कंसोल में देखते हैं क्या हो रहा है। सर आपकी वॉइस कट रही है। अभी तो सारी अहम बात थी यार, दोबारा से मैं सर मुझे आपकी वॉइस नहीं आ रही थी। जी जी, एक बंदे के साथ इशू है कि सबके साथ इशू है? मेरा ख्याल आपके साइड पे थोड़ा सा हो सकता है इशू। अच्छा, जो भी मैं प्रोडक्ट सेलेक्ट करता हूं वो यहाँ पे आ रही है, आप ये देखें। पहली दफा का क्या करें, पहली दफा इधर 1 है और उधर एम्प्टी है। क्या बात है? बेटा आपकी तरफ कनेक्शन का थोड़ा सा लग रहा है इशू है, मुझे मेरा नहीं ख्याल कि हमारे मेरी तरफ कोई इशू है।
थोड़ा सा वेट कर लें, चलें रिकॉर्डिंग में भी ये वाला पोर्शन आप सुन लीजिए। पहली दफ़ा आउट ऑफ सिंक है, सेकंड टाइम जब मैं करता हूँ 4 तो 4 और यहाँ पे क्या आ गया 4 की ही डिटेल, 6 तो 6 की ही डिटेल, 7 तो 7 की डिटेल एंड सो ऑन, जिसको आप सिलेक्ट करते हैं वही पॉपुलेट हो रही। अब ये टेबल में भेजनी है, टेबल किसी और कंपोनेंट में है, इस कंपोनेंट का काम खत्म हो गया, टेबल किसी और कंपोनेंट, वो जरा क्विक कर लेते हैं। अब अभी और भी ये वार्निंग कह रहे हैं, इस पे जरा देखते हैं। अब आपके पास और पहली दफा क्या क्या करें, पहली दफा यहां पे सिलेक्ट में फर्स्ट टाइम आप चाहते हैं कि प्लेस होल्डर में लिखो, यानी फर्स्ट टाइम 1 ना लिखा हो, फर्स्ट टाइम जो है उसकी जो वैल्यू है यहां पे आ जाए, सेल्स इनपुट में आ जाए, यहां पे फॉर्म सेलेक्ट ऑन चेंज वैल्यू, जब आपने वैल्यू दे दी सिलेक्टेड प्रोडक्ट आईडी, तो सिलेक्टेड प्रोडक्ट आईडी आपने जो है वो इससे जो है रेंडर किया हुआ, ठीक है जी। तो सिलेक्टेड प्रोडक्ट आईडी जो सिलेक्ट है, इसमें कुछ भी सिलेक्टेड इनफैक्ट तो नहीं है, ये नल है या एम्प्टी है, फॉल्सी वैल्यू है, यहाँ पे जो वैल्यू हम दे रहे हैं, ठीक है जी। ये जो वैल्यू है वो क्यों इसको इग्नोर कर रहा है, इनफैक्ट तो इसको इग्नोर कर रहा है ना, वरना तो पहली दफा एम्प्टी स्ट्रिंग होनी चाहिए, लेकिन वो इग्नोर इसलिए कर रहा है कि इन्हीं में से कोई एक वैल्यू होनी चाहिए। अगर आप यहां पे फर्स्ट प्लेस होल्डर दे दें, एक ऑप्शन हार्ड कोडेड जो पहले शुएब साहब ने दी थी, कॉपी, और इसमें मैंने जो है वो कह दिया सिलेक्ट, यहां पे प्रोडक्ट आईडी अपना सिलेक्ट करो कि इसकी जो है वो आपने कुछ भी एक टेम्प दे दी, ठीक है जी, बल्कि इसको मैं कह लेता हूं ऑप्शन यूनिक जो बाकियों से हो 0। अच्छा, इस पर्टिकुलर की जो वैल्यू है यहां पे देखें, इसकी जो वैल्यू है ना वो आप डिफाइन कर दें एम्प्टी, दिस इज इंपॉर्टेंट, ताकि आप यहां से चेक कर सकेंगे कि अगर ये वो सिलेक्ट करता है, दोबारा से देखें, पहले इसे देखें, इससे फर्क क्या होगा। फर्क ये पड़ा कि यहां पे क्या लिखा आ गया, प्रोडक्ट आईडी, या मैं लिखता हूं जी सिलेक्ट प्रोडक्ट आईडी, लेट मी राइट इट दिस वे, सिलेक्ट प्रोडक्ट आईडी, यानी यहां पे या इसकी जगह आप एम्प्टी भी छोड़ सकते हैं इसको, लेट्स मेक इट एम्प्टी, इफ यू वांट टू मेक इट एम्प्टी, कि कुछ भी ना हो, पहली दफा बंदा आए तो फिर वो, ठीक है, मुख्तलिफ तरीके हैं इसके हैंडल करें। अगर आप यहां पे प्लेस होल्डर खाली छोड़ा हुआ, एम्प्टी रेंडर कर दें। अब जब मैं ड्रॉप डाउन करता हूं ना तो 6 और फिर वापस मैं एम्प्टी अगर करता हूं तो गड़बड़ हो रही है। क्यों गड़बड़ हो रही है कि जब आप एम्प्टी यहां पे रख लेते हैं, अब सिलेक्टेड आईडी क्या है, एम्प्टी, तो एम्प्टी को जब आप सिलेक्ट करते हैं, यहां पे वैल्यू क्या आई, एम्प्टी, आईडी क्या सेट हुआ, एम्प्टी, तो एम्प्टी की बेस पे जब आप रेंडर करते हैं, यहां पे लाइब्रेरी में आते हैं और यहां पे एम्प्टी अगर सेंड किया गया है तो फिर जो है ऑब्वियसली, तो आप मुख्तलिफ तरीके हैं, देखें, अगर मैं एम्प्टी पे ही अभी रहूं, मैं यहां पे करता हूं, इसको मैंने रिटर्न ब्लॉक में कन्वर्ट किया, मैंने कहा कि इफ नॉट आईडी या आईडी एम्प्टी है तो रिटर्न कर दो जो इनिशियल मेरा था ऑब्जेक्ट, यानी जो इनिशियल था वो कर दो, अदरवाइज डोंट ट्राई टू कन्वर्ट एम्प्टी इनटू पार्स एंड कंपेयर एंड ऑल दिस। अच्छा, अब इसमें क्या होगा, इसको रीलोड करें, अगर आप इस तरह से करते हैं और बाद में एम्प्टी करते हैं तो ये चीज आपकी क्लियर नहीं हो रही, ठीक है जी। आइडियली क्या होना चाहिए, आप पहले प्लान बनाएं, आइडियली होना ये चाहिए कि जब मैं
कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लूं तो उसके बाद ये एम्प्टी मुझे नजर ही नहीं आना चाहिए इसमें से, ये निकल ही जाना चाहिए। तो ये हम बाद में करेंगे, टाइम थोड़ा अभी मैं ऐड कर रहा हूं और अभी इस पर्टिकुलर इशू को मैं इसके दरमियान ही छोड़ रहा हूं। अभी मैं एम्प्टी वाली आप ऑप्शन लेंगे तो डेफिनेटली अभी उसको आप ना ट्राई करें कि एम्प्टी को, या खुद से भी मतलब स्ट्रेटजीज हैं जो हम हैंडल करेंगे। एम्प्टी को हम बाद में देखते हैं कि एम्प्टी में क्या होगा। अच्छा, अगर मैं ऐड पे क्लिक करूं तो इस रो में ऐड होना है। ये अब जो डमी डेटा है अब इसको खत्म कर देते हैं सारे को। लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक टेबल एंड देन पॉपुलेट इट, कि जो जो मैं यहां से सिलेक्ट करता जाऊं वो इसमें ऐड करूं, यहां ऐड होते जाए। स्टेप्स इन में लाएं जरा। जब मैंने यहां पे कुछ सिलेक्ट करना है, ये पॉपुलेट हो गया, ऐड करूं तो ये सारे क्लियर हो जाए, दोबारा नए के लिए प्रिपेयर हो जाए ना, क्लियर हो जाए, और यहां पे एक रो ऐड हो जाए जिसको मैं चाहूं तो उसकी क्वांटिटी चेंज कर सकूं, डिलीट कर सकूं। और यहां पे भी मैं इस पे भी अभी चेक लगाएं कि इसकी क्वांटिटी मैं चेंज कर सकूं, अपडेट। ये जरा कुछ काम आप लोगों पे अभी मैं छोड़ रहा हूं। इसमें ऐड कैसे होगा, ये अलग कंपोनेंट है, ये अलग कंपोनेंट। ये सेल्स इनपुट है और ये सेल्स टेबल है, ठीक है जी। अगर हमने पढ़ा था कि आपके पास दो कंपोनेंट है, रिएक्ट में किस तरह डेटा फ्लो होता है। ये आपका ऐप कंपोनेंट है, एक तरफ आपके पास जो है वो इनपुट का कंपोनेंट है जिसमें इनपुट ले रहे हैं, और एक तरफ आपके पास टेबल का कंपोनेंट है। इसमें जो इनपुट ले रहा हूं, यहां मैंने एक ऑब्जेक्ट इनपुट लिया, यहां पे मैंने एक ऑब्जेक्ट इनपुट लिया। वो ऑब्जेक्ट मैंने यहां पे एक अरे है जिसके अंदर इंजेक्ट करना है, क्योंकि ये जो टेबल है ना, जो अरे में डाटा है वो ये शो कर रहा है, अरे में जितनी आइटम्स है, ऐसे ही है। तो ये इसको डायरेक्टली पास ऑब्वियसली नहीं कर सकता, ठीक है जी। ये जो अरे है, अगर इसके अंदर मैं लोकल ले लूंगा तो बाहर से कहीं से मॉडिफाई नहीं हो सकेगी। तो ये अरे इनफैक्ट अब मुझे यहां से कट करके यहां पे लेनी पड़ेगी और इसको वाया प्रॉप्स पास करनी पड़ेगी। ये जो कंपोनेंट इनपुट का है, जब भी इसमें ऑब्जेक्ट आएगा, ऐड के बटन पे क्लिक करेंगे, ये इस अरे में फिल करेगा। और ये जो अरे है, ये जो यहां पे मैंने अरे ली हुई है, इसी को मैंने प्रॉप्स के थ्रू यहां पे पास किया हुआ है। जब ये यहां पे ऐड करेगा इस अरे में, तो इसमें चेंज आएगी, तो ये दोबारा री रेंडर होगा। प्रॉप्स चेंज हुई तो ये दोबारा से इसमें न्यू अरे आ जाएगा। सर ये एक मिनट बेटा, एक मिनट अभी होल्ड ऑन। पहले फ्लो दरमियान में ना डिस्टर्ब हो जाएगा, आप लोगों की मुश्किल होगा समझना। मैंने अरे यहां पे ली, पहले मैंने इसकी जस्टिफिकेशन दी है, यहां पे क्यों ली है, टेबल तो इधर है, इधर क्यों नहीं ले ली। पहले तो मैंने ये जस्टिफिकेशन, बिकॉज क्यों यहां पे लिए, दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं। बिकॉज मैं चाहता हूं इसका जो डेटा है, अगर अरे इसके अंदर ले लूंगा तो ये स्टेट सिर्फ इसमें या इसके आगे जो डाउन द हायरार्की चाइल्ड है उनको ही एक्सेसिबल होगी, वापस नहीं होती कि पेरेंट को एक्सेस हो या किसी और सिबलिंग को। तो मुझे यहाँ पे जो अरे डिस्प्ले करनी है उसका ताल्लुक, क्योंकि इस कंपोनेंट में इनपुट ले रहा हूँ उससे भी है और इसने पॉपुलेट करना है, तो इनके कॉमन पेरेंट में मैंने ले ली। पहली तो ये जस्टिफिकेशन बनी। अब इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को मैंने जब पॉपुलेट करूंगा, तो क्योंकि मैंने प्रॉप्स के थ्रू पास की है, तो जब ये कंपोनेंट यहाँ पे एक नया ऑब्जेक्ट ऐड होगा तो ये ऑटोमेटिकली प्रॉप्स में चेंज आ रही है, तो ये कंपोनेंट री रेंडर होगा, यानी दोबारा रिफ्रेश हो जाएगा। जब भी स्टेट में चेंज आए या प्रॉप्स में चेंज आए, कंपोनेंट री रेंडर होता है। तो यहां पे रखूंगा तो स्टेट में चेंज आने से री रेंडर तो होना है, लेकिन स्टेट चेंज कोई कर नहीं सकता इसकी, और इसलिए मैंने यहां पे रखी और इसको प्रॉप्स के थ्रू पास की। विद दिस बैकग्राउंड, ये जो सेल्स का जो टेबल है, इसको मैंने यहां पे एक सेल्स की अरे ली। एक मिनट आई एम वेरी बिजी राइट। अब मैंने यहां पे सेल की अरे लेनी,
और अभी सेल्स इनपुट को मैंने कोई प्रॉप नहीं हैंडल करा, पता नहीं उसमें ली हुई है उसने या नहीं ली हुई, वो एरर शेरर क्रैश करेगा। ठीक है जी, मैं जो है सारा आपको बताता हूँ। ये अभी डिज़ाइन है, यहाँ पे मैंने एक अरे ली, उसका नाम मैंने रखा सेल्स डेटा है मेरा, सेल्स कॉमा सेट, सेल्स से मुराद है सेल प्रोडक्ट्स है जो, ठीक है जी। अच्छा, जब मैंने सेल अरे यहाँ पे रख ली तो फिर यहाँ पे ऐड होगी, यहाँ से डिलीट होगी, डिलीट का बटन यहाँ पे है, ऐड का बटन यहाँ पे है, ये ऐड करेगा तो इसमें ऐड करेगा, कॉल बैक रिक्वेस्ट भेजेगा कॉल बैक प्रॉप के थ्रू, ये डिलीट करेगा, ये भी कॉल बैक किसे ही करेगा, जब ये चेंज किया करेगा तो ये रीरेंडर होगा। तो सारा कंट्रोल अब आपको इनके पेरेंट में ही सारी लॉजिक यहीं पे, आपको ऐड की भी लॉजिक यहीं पे आके होनी लिखनी है, इसको डिलीट करने की भी लॉजिक यहां पे लिखनी है, लेकिन ऐड का बटन इनफैक्ट आपने यहां पे दिया हुआ है और डिलीट का बटन आपने यहां पे दिया हुआ है। तो ऐड डिलीट की लॉजिक यहां पे है, वो फंक्शन भी एज अ कॉल बैक प्रॉप्स होंगे कि जब इसने ऐड करना है वो ऑब्जेक्ट एज पैरामीटर दे के इसका ऐड फंक्शन कॉल करे, जब इसका डिलीट बटन क्लिक हो, अपना नहीं, ये पेरेंट का डिलीट कॉल करे, ताकि इस अरे में जब भी चेंज हो तो ये अरे जहां भी यूज हो रही है रीरेंडर। सो दिस इज अ टिपिकल, जो एक पूरा लेक्चर मैंने कॉल बैक प्रॉप्स पे पढ़ाया था कि डाटा फ्लो कैसे। रिएक्ट सीखने का मतलब HTML CSS सीखना नहीं है, प्रोग्रामिंग है, स्टेट एंड प्रॉप्स को मैनेज करना। अच्छा, आ जाते हैं अब यहाँ पे, मैंने लिया सेल्स एट सेल्स यूज स्टेट, और यहाँ पे मैंने एक एम्प्टी अरे ले ली इनिशियली। ये भी बड़ा जरूरी है, हम नल से इनिशियलाइज कर लें, ब्रेकिंग और आना शुरू हो जाएंगे। एम्प्टी अरे कोई हार्म नहीं कर रही, एम्प्टी अरे का मतलब है जब मैप करेगा कितनी रोज है तो कोई रो नहीं होगी, लेकिन वो मैप चलेगा, बिकॉज दिस इज अ वैलिड सिंटैक्स डॉट मैप, बट नल डॉट मैप इज नॉट अ वैलिड सिंटैक्स। ठीक है जी, इसमें भी आप समझ रहे होंगे वो नल है तो मैप होगा ही नहीं, ऐसा नहीं है, वो नल है तो एरर देगा। यहां पे ठीक है, वो नल है, एम्प्टी अरे है तो मैप हो गई नहीं, जीरो टाइम लूप चलेगी। तो इट हैज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। योर इनिशियलाइजेशन डिसीजन इज आल्सो इंपॉर्टेंट। अच्छा, सेल्स जो है वो हर सेशन में है, तो हम इसको जो है वो अब कुछ डमी डेटा लिया हुआ था, इसको मैं अब कर देता हूं ऑल सेल्स, इस तरह का। अब सेल्स का जो टेबल है यहाँ पे मैं प्रॉप्स पास करता हूँ सेल्स, और यहाँ पे मैंने पास कर दिया सेल्स को, सॉरी, इसको प्रॉप्स में मैंने पास कर दिया सेल्स को, सेल्स या प्रोडक्ट्स, सेल्स प्रोडक्ट्स, ठीक है। और इस सेल्स में ऐड ड्रॉप करने का फंक्शन यहां पे है, कॉस्ट में ऐड या न्यू सेल ऐड प्रोडक्ट, वो यहां पे लिखा जाएगा। किसमें ऐड प्रोडक्ट करेगा, जो ऐड प्रोडक्ट करनी है, ये जो कंपोनेंट है सेल्स इनपुट वाला, ये बताएगा क्या ऐड करना है, यहां पे प्रोडक्ट पास करेगा। जब ये प्रोडक्ट पास करेगा तो मैं इस स्टेट को अपडेट करूंगा अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स को, तो मैं लिखूंगा सेट सेल्स ऑलरेडी डॉट 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 सेल्स, क्योंकि मैंने स्टेट अपडेट करनी है, डायरेक्ट नहीं करूंगा, कॉमा इसके अंदर ये प्रोडक्ट भी इंजेक्ट कर दूंगा, ताकि जो सेल्स ऑलरेडी पड़ी है वो उसकी प्रॉपर डीप कॉपी बनाते हुए मैं स्टेट को अपडेट करूंगा। और इसे मैं कहूंगा कि जब भी तुमने कंट्रोल C ऐड करना है सेल्स ने, सॉरी, तो तुम यहां पे ऐड प्रोडक्ट का कॉल बैक फंक्शन कॉल कर लेना, तो तुम्हारा जो इनपुट तुम अपने अंदर ले रहे हो ठीक है, लेकिन जब तुम इसको ऐड करना चाहो तो मुझे वापस रिपोर्ट करना, मैं अपनी अरे को अपडेट करूंगा और ये अरे, ये टेबल जो है वो भी अपडेट होगा। अच्छा, इसको सेल्स दे दी और इसे कहा जब डिलीट करना है कॉस्ट डेल प्रोडक्ट, और यहां पे आपने लिखा प्रोडक्ट, भाई जिसे डिलीट करना है मुझे बताओ। आपने अगेन डिलीट करना है, अरे में से निकालना है, तो आपने सबसे पहले उसका इंडेक्स लिया कॉस्ट में। अब डिलीट करने की लॉजिक चलें बाद में देखते हैं, पहले हम ऐड की देख लेते हैं ना। लेकिन यहां पे
जो है कंसोल डॉट लॉग में प्रोडक्ट लिख के देख लें, सही प्रोडक्ट डिलीट करने के लिए आ रही है, डिलीट लॉजिक हम यहाँ पे इनपुट कर देंगे। ये फंक्शन लिब में नहीं लिखने आपने, दिस फंक्शन शुड नॉट गो टू इन योर लाइब्रेरी, दीज आर स्पेसिफिक टू यूआई। इतने ज्यादा चीजों की डिवीजन बड़ी इंपॉर्टेंट है विद द 1 2 3 4, इसलिए मैं कह रहा हूं 5 प्रोजेक्ट्स करें, आपको ये पता। आप कहें जी ये आप लाइब्रेरी में क्यों नहीं लिख रहा है, ये वहां क्यों नहीं लिख रहा है, ये मैं सेल्स इनपुट का इनपुट में क्यों नहीं लिख रहा, वहीं ऐड का बटन है। डिलीट का मैं यहां क्यों नहीं लिख रहा, डिलीट का इधर है। वो अरे मैंने यहां शो करनी, मैं यहां क्यों नहीं ले रहा, वो मैं यहां ले रहा हूं। एवरी डिसीजन इज इंपॉर्टेंट। और जो है वो प्रोजेक्ट से जो आप सीखते हैं उसका तो कोई अल्टरनेट ही नहीं है। आप 10 ट्रेनिंग कोर्स कर लें, यू विल नेवर लर्न दिस। अच्छा, डेल प्रोडक्ट को कर लेते हैं। अब इसको मैंने डेल प्रोडक्ट का भी कॉल बैक पास करना है। ये फ्लो बनाना जरा थोड़ा सा है बड़ा टिपिकल। सो इट विल, इसको मैं अरे नहीं पास कर रहा कि इसका अरे से कोई ताल्लुक नहीं, और मैं इसको प्रोडक्ट भी नहीं पास कर रहा क्योंकि प्रोडक्ट इसका इंटरनल मैटर है कि ये इनपुट ले ले, और जब फाइनली ऐड करना चाहे तो सिर्फ मुझे तब वो बताए कि ये प्रोडक्ट है भाई, ऐड कर लो अपने पास, और आगे जिस जिसको तुमने इसको डिस्प्ले करने के लिए कहा है उसको यूज कर। The decision and communication between components is very important. How to establish proper communication between different components. Component में लॉजिक डिवाइड करने से आप थोड़ा सा फिर बिगनर लेवल पे ये कंफ्यूज होते हैं, अब इनकी कम्युनिकेशन कैसे आपस में हो। द कम्युनिकेशन मैकेनिज्म पूरा, जैसे एक सिटी डिजाइन करना है, रोड नेटवर्क पूरा डिजाइन करना है कि ये इसको कनेक्ट करेगा, इस तरह से आएगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू वर्क आउट करेक्ट प्रॉप्स एंड स्टेट, डिक्लेयरिंग स्टेट इन अ मोस्ट रेलेवेंट कंपोनेंट। अच्छा, यहाँ पे आ जाए। अब ये पता नहीं इसने ऑलरेडी, क्योंकि लॉजिक लिखी हुई थी कुछ डमी शमी डेटे पे, वो मैंने सारी यहाँ पे डिलीट की हैं प्रॉप्स वगैरह। सो हियर ऐड प्रोडक्ट पे आ जाते हैं। ऐड प्रोडक्ट का काम जो है ना ऑलमोस्ट खत्म हो गया। मैंने बताया कि जब ये बटन जो ऑन क्लिक पे ऐड प्रोडक्ट वाला है, ऐड प्रोडक्ट्स वाला जो है वो इसने क्या किया हुआ जी, जो इनपुट ले ली यहाँ पे यही शो कर दिया। अब यूआई नहीं नजर आ रही, लेकिन उम्मीद है आपके जहन में होगी यूआई क्या करना है। ये ऐड और सर्च वाला बटन अभी यहाँ से हटा दें, सर्च नहीं हमने करनी। ऐड प्रोडक्ट में क्या करना है, यहाँ पे प्रॉप्स में जो आया ना आपके पास, इसको अभी मैं कह देता हूँ प्रॉप्स। अभी मैं डीस्ट्रक्चर नहीं कर रहा, तो यहाँ से कुछ मैंने लोकल स्टेट लिया है, कुछ मैं प्रॉप से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जब मैं कॉल करूँगा हेयर ऐड, तो मैं लिखूँगा ऐड प्रोडक्ट। बेसिकली ये फंक्शन आया है प्रॉप से, आई विल राइट प्रॉप्स डॉट ऐड प्रोडक्ट, प्रॉप्स डॉट ऐड प्रोडक्ट। ठीक है जी। और अगर अभी तक इनपुट ही नहीं आई, खाली ऐड कर देते हैं एम्प्टी, तो मैं चाहता हूं ये बटन डिसेबल हो जब तक प्रॉपर इनपुट ना आ जाए। तो इनपुट कैसे आएगी, एम्प्टी ऑब्जेक्ट का चेक लगा दें कि अगर ये प्रोडक्ट एम्प्टी है तो ऐड का बटन डिसेबल हो। जो ही वो कोई प्रोडक्ट सिलेक्ट करे, प्रोडक्ट फिल हो और ऐड अनेबल हो जाए। थोड़ा सा यूजर एक्सपीरियंस अब आपने खुद ही बेहतर कर लेना। यूजर एक्सपीरियंस मैं आप लोगों पे छोड़ रहा हूं, मैं आपको साथ में बता। अब ये सारे उसने जो लिखे हुए थे, ये अभी इनको मैं कमेंट कर रहा हूँ, पता नहीं ये इनका क्या किस तरह से मुझे लिखने की कोशिश की है। सो आई विल जस्ट गो ऑन कमेंट। सो हियर टेबल के अंदर भी आ जाते हैं, फिर थोड़ा सा इसको भी सेट कर लेते हैं, सेल्स टेबल को। इसको भी जो है वो अब हमने थोड़ा सा चेंज किया, प्रॉप्स और टोटल बिल अब कितना बन रहा है इसको भी बाद में देखते हैं हम। हेयर सेल्स आप किसे मैप कर रहे हैं, प्रॉप्स डॉट सेल्स को। ऐप से आपने उसे कहा कि ये सेल्स के रे को रेंडर करो टेबल में, प्रॉप्स डॉट सेल्स। सेल्स के अंदर अच्छा सेल का स्ट्रक्चर क्या होगा, अब ये भी इंटरेस्टिंग है, अभी देखना। देखें डाटा जो है ना, अगर आप इस पे देखें
ये है स्टॉक। स्टॉक में जो प्रोडक्ट है उसका आईडी, टाइटल, यूनिट्स और प्राइस। लेकिन सेल्स में क्या नोट करें? क्या सेल्स में भी यही नोट कर लेंगे? सेल्स में जारी बात आईडी नोट कर लिया, ठीक है, टाइटल नोट कर लें, यूनिट्स तो नोट करने की जरूरत नहीं। इसकी जगह तो क्वांटिटी आएगी, उसने कितनी क्वांटिटी ली। अभी हमने ये भी चेक नहीं लगाया कि जो स्टॉक में है 20 है, अगर वो 30 सेल कर रहा है तो उसको मैसेज आए, ठीक है जी। यूजर एक्सपीरियंस पे अभी मैं नहीं आ रहा, वैलिडेशन यूजर, पहले बेसिक फ्लो पूरा सेट कर लें फिर उस पर चेक। अच्छा, प्राइस कितनी है? 70 है, तो यूनिट्स उसने जितने लिए, ठीक है जी। अभी हमने ये गलत किया है कि हमने यही यूनिट्स यहाँ पे जो है वो लिख दिए हैं कि ये भाई यूनिट्स थोड़े लिखने, यहाँ तो क्वांटिटी लिखनी। तो बेसिकली ये जो प्रोडक्ट है ना, ये ऑर्डर प्रोडक्ट है, कि वो जो यानी स्टॉक प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर और है, ऑर्डर प्रोडक्ट का और है। जो स्टॉक में प्रोडक्ट है ना, उसमें आप ये एट्रीब्यूट्स नोट करेंगे। जो सेल में प्रोडक्ट है उसमें ये नोट करेंगे जो कि ये आईडी क्या है, जो इनपुट आई है। ये बेसिकली एक आइटम का स्ट्रक्चर है जो सेल में, कि उसका आईडी, क्वांटिटी और प्राइस। टाइटल क्यों नहीं सेव कर रहा? क्योंकि जब आपने आईडी नोट कर लिया वहां से रिट्रीव हो जाएगा। क्वांटिटी जितनी उसने इनपुट ली है, और बाय डिफॉल्ट क्वांटिटी 1 होनी चाहिए, बाद में वो चेंज कर दे, यूनिट्स नहीं वहां लिखना, ठीक है जी। सो प्रोडक्ट आईडी तो बेहतर ये होता है कि आप इसको इस तरह नल कॉपी मैं करता हूं और इसका स्ट्रक्चर डिफाइन करें। इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट एम्प्टी प्रोडक्ट, आप इस तरह से लें कि पता चले कि प्रोडक्ट में मैंने क्या क्या रखना है। इसका स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे दे लेता हूँ कि ये अभी जो इसका आईडी है वो नहीं डिफाइंड, क्वांटिटी डिफॉल्ट 1 है हर एक की, और प्राइस भी जो है वो इन्वेंट्री से आनी है, ठीक है जी। और यहाँ पे अच्छा, ये स्टॉक प्रोडक्ट है, सेल प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर और है, बल्कि इस तरह से यूं कह सकते हैं कि मैंने प्रोडक्ट आईडी नहीं मैं आपको ठीक है, मतलब दे आर डिफरेंट वेज। यहाँ पे जो ऐड प्रोडक्ट आपने करनी है ना, ये जो क्लिक करना है ऐड प्रोडक्ट का, प्रॉप्स को डायरेक्ट कॉल ना करें, यहाँ पे हैंडल ऐड प्रोडक्ट को कॉल कर लें, हैंडल ऐड प्रोडक्ट। सो हैंडल ऐड प्रोडक्ट क्या करेगी कि जो भी स्टेट में प्रोडक्ट पड़ी है उसको प्रिपेयर करेगी एज अ सेल प्रोडक्ट और फिर ऐड करेगी। यानी ये जो हमने लिखा ना प्रॉप्स डॉट ऐड प्रोडक्ट, ये हमने प्रॉप पे भेजा ना, इसमें जो हमारी सिलेक्टेड प्रोडक्ट है दिस वन, ये नहीं आपने भेजनी इस तरह से, बल्कि आप यहां पे एक प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करें अकॉर्डिंग टू दी सेल प्रोडक्ट। सेल प्रोडक्ट में क्या होगा, नाम होगा उसका, प्रोडक्ट नेम, आईडी होगा, क्वांटिटी होगी, नहीं क्वांटिटी आप कह रहे हो बाय डिफॉल्ट 1 ही होगा, नहीं 1 होगी, लेकिन वो चेंज कर सके वो भी। अभी हमने इवेंट हैंडलर लिख रहे हैं कि क्वांटिटी ये जो मैंने लिखी है ये यूनिट्स नहीं होंगे। यानी यहाँ पे स्ट्रक्चर जो आप लोगों ने लिया हुआ है ना, वो जरा उसको सेट करने की जरूरत है। अगर प्राइस और वो पहले मैंने इनपुट का सिर्फ बताया जी। मैं तो प्राइस और वो ले लिया जाए नाम। हाँ, अच्छा, प्राइस क्यों ले रही है? प्राइस तो स्टॉक में ऑलरेडी है, आप कह सकते हैं कि प्राइस की क्या जरूरत है, जब आईडी होगा तो वहां से सारी डिटेल आ जाएगी। आमतौर पर प्राइस जो है ना चेंज होती रहती है, मे बी अगर वो सेल विद द पैसेज ऑफ टाइम, मे बी 1 साल बाद मैं रिपोर्टिंग देखूं साल में कितनी सेल हुई है, साल पहले जो है वो लक्स की ये प्राइस ही आज ही है। तो अगर आपने प्राइस नहीं सेव की होगी तो स्टॉक में चेंज हो रही है तो आपकी रिपोर्टिंग गलत होगी। आप ये देखें कि ये कितने पैसों पे सेल हुई थी प्रोडक्ट, कल ये चेंज हो जाए, लेकिन आपने ये नोट किया हो कि ये प्रोडक्ट उस वक्त कितनी प्राइस पे सेल हुई थी। आप इवन हिस्टोरिकल ट्रेंड दे सकते हैं कि 1 साल में प्रोडक्ट कैसे चेंज हुई, उसके ग्राफ बना सकते हैं, मतलब वी कैन प्रेजेंट समथिंग। लेकिन टाइटल जो है, आईडी बेसिकली नहीं चेंज होना चाहिए। आईडी यूनिक आइडेंटिटी है उस प्रोडक्ट की, ओनली द आईडी शुड स्टिक ओवर देयर।
इसको ज़रा अब इस लिहाज से मैंने बता दिया, कोशिश करें इसको कंप्लीट करें, एक सेशन में ये हो नहीं पाना। नहीं होना था। कल हम इसको आगे कंटिन्यू रखते हैं, जो इन्होंने किया हुआ इसको भी थोड़ा सा क्लीन करना पड़ेगा। तो मैं चाह रहा था कि सारा ही हम इस तरह कोड करें, लेकिन ये मैंने फ्लो बता दिया आप लोगों को कि क्या ऐड वाला कोशिश करें ज़रा, इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए क्योंकि मैप ही करना है ना टेबल में भी। प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर भी आप लोग से डिस्कस हुआ है, सेल का भी जो है वो सेल में, अच्छा सेल में आपने क्या नोट करना है कि अभी तो ये भी तो नोट करना है पेमेंट मेथड क्या है, कस्टमर कौन सा है। वो जो प्रोडक्ट इनपुट है उसने सिर्फ प्रोडक्ट वाला हिस्सा भेजा है, एक आइटम भेजी है। जो सेल के अंदर आइटम्स में इंजेक्ट करें, बाकी अभी होल्ड ऑन पे होंगी कि बाकी अभी जो है वो प्रोडक्ट्स इनपुट होंगी, मतलब बाकी जो कस्टमर की इन्फो है, पेमेंट की इन्फो है, डिस्काउंट है ये आइटम्स हैं बेसिकली। उसको सेल्स इनपुट की बजाय मतलब सेल आइटम इनपुट है, सिर्फ अभी ये इनपुट लिए हमने, इनपुट लिए, तो उसको सेल्स के अंदर अरे में ना रखें, सेल्स के अंदर आइटम्स की अरे में इंजेक्ट करें कि मल्टीपल करता जाऊं, ये होगा सारा, और ये इसका आईडी 1 है, अभी कस्टमर और पेमेंट का बाद में बात आएगी। तो इसको जो है ना वो कंटिन्यू रखते हैं, और उम्मीद है आप लोग देखें इस प्रोजेक्ट से आप लोगों की इमेंस लर्निंग होगी अगर आप पूरी मेहनत करते हैं। ये सारे प्रोडक्ट्स मैंने कहा था प्रोजेक्ट्स आप बनाते हैं तो जो है वो then you will be getting extremely rich knowledge about the components, their philosophy, their communication, their state management. तो आम तौर पर इसमें थोड़ा सा नुकसान भी होता है, ज़रा थोड़े से जो कमज़ोर दिमाग वाले हैं फिर वो कुछ भी नहीं कोर्स से ले पाते, वो बिल्कुल ही घूम जाते हैं, चीज़ें मुश्किल हैं ज़रा, एक ही फाइल में ज़रा उन्हें आसान लगता है करना, कम्युनिकेशन बनाना, थोड़ा सा फ्लो इस्टेब्लिश करना। ऐसे तो हम माउस से कर रहे हैं ना, फील्ड में जा रहे हैं कस्टमर फोन नंबर पे, लेकिन अगर मैं एंटर का बटन दबाता हूं तो फिर ये रीड एंटर, ये वाली की चीज होगी। ये भी हम कर लेंगे, इसको फॉर्म में रैप कर देंगे, एंटर एंटर करेंगे तो अगले में जाए आप, ये भी नेविगेशन फ्लो, ये बाद में इजीली सेट हो जाएगा। लेकिन ये स्टेट से नहीं होगा कि अलग होगा? नहीं, वो सिर्फ नेविगेशन ही है, नेविगेशन, यानी आपने जो एंटर जब कर, नहीं वो इससे हमने जिस तरह लिख रहे हैं उस तरह से, ये बिल्कुल हमने ना, देखें आपने इस तरह बनाना है कि ये प्रोफेशनली एक बंदा चला रहा है ना तो वो स्मूथ चलाए, एक भी की एंटर उसको एक्स्ट्रा ना प्रेस करना पड़े, और यूजर फ्रेंडली हो मैक्सिमम, मिनिमम क्लिक्स और मिनिमम एंटर से। अगर मैं कीबोर्ड भी मेरा हाथ है क्वांटिटी लिख रहा हूँ उधर ही एंटर कर दूं या माउस से कर दूं, दोनों ऑप्शन, मतलब इसको हमने इतना इस तरह से यूजर फ्रेंडली बनाना है कि ये प्रैक्टिकली चले, यूजर एक्सपीरियंस भी इसमें डालना। सर अगर यूजर एक्सपीरियंस की बात करें तो फिर आप यूजर से आईडी लेकर करवा रहे हैं।